हे गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे। और कैसे हो आप लोग, पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? आज जो हम लेक्चर लेके आए हैं, चूंकि बहुत लोग हर समय खोटा खोटा खोटा, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में हर जगह मुझे खोटा ही देखने को मिल रहा है। देखो, मैंने टेलीग्राम में मैसेज करके आप लोग को बताया था कि थोड़ा पेशेंस रखो। अच्छे कंटेंट को डिज़ाइन करने में थोड़ा वक्त लगता है, और अगर वक्त दोगे तो क्वालिटी कंटेंट भी मिलेगा और आपको हम अच्छे से बेहतर समझा भी पाएंगे। क्योंकि खोटा एक ऐसा लैंग्वेज पेपर है ना जिस पे पकड़ आपको सब तरह से बनानी है। मैं आप लोग के लिए कहानी को पहले खोटा में बताता हूँ, फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। आज तो मैं MCQs भी लेके आया हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो चलो, ये छैयर का तीसरा कहानी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, जो लोग झारखंड में JPSC JSSC या झारखंड के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दिस इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न समथिंग। और जो लोग इसके अलावा जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जो लोग SSC CGL CHSL RRB NTPC एक्साइज किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये चैनल एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और जो लोग टेलीग्राम को भी नहीं ज्वाइन किया, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड दिस इज मी योर मेंटर एंड गाइड। आई विल बी कोचिंग यू थ्रू आउट होल योर जर्नी, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आप एग्जाम को क्रैक कर लो। चलिए, विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो, आ गया आपका छैयर, ठीक है। आज हम खोटा में, मैंने आपको 2 स्टोरी दे रखी थी। पहली स्टोरी कौन सी थी? छैयर ही थी, और दूसरी थी बोने के लोर। आज हम तीसरा स्टोरी आप लोग के सामने लेके आए हैं। बिलीव मी, मैंने बहुत कोशिश करा है कि आप लोग को बहुत अच्छे से स्टोरी को समझाया जाए। चलो देखो आप लोग कितना पसंद आता है। तो ये रहा छैयर कहानी के लेखक जो है, लेखक का खाट खूट परिचय। कहने का मतलब उनका जो एक आमतौर पर परिचय होता है, लेखक का मूल नाम, उपनाम, ये सब कुछ हमने पहले ही वीडियो में बताया था। अब हम इसको आज डिस्कस नहीं करेंगे। ये बस मैंने एक स्लाइड दे के रखा है कि जो बच्चे नए देख रहे हैं उनको मैं बताऊं कि अगर आपको ये पहला 2-3 स्लाइड जानना है जहां लेखक का परिचय आपको देखना होगा, तो आप एक काम करो, मेरे पहले वीडियो को देखो। छैयर के जो पहला वीडियो है उसको देख लो। वैसे ये चित्तरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है, और चित्तरंजन महतो इनका मूल नाम हुआ, चित्रा इनका उपनाम है, ठीक है। और अगर पूरा नाम आप देखो तो चित्तरंजन महतो चित्रा है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये इनकी और भी कृतियां हैं। जिंदगी के टोह जो उपन्यास है इन्होंने लिखा है, और महराई खोटा लोक महाकाव्य का संकलन है, एक तरह का प्रस्तुतिकरण है, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। चलिए, ये रहा कहानी का नाम। कहानी के खोटा शब्द है। तो भाई, इसमें हमें 10 कहानियां पढ़नी थी। छैयर मैंने आपको पढ़ा दिया, बोने के लोर मैंने आपको पढ़ा दिया, और आज हम पढ़ने वाले हैं हम कैसे जियब। हम कैसे जियब मतलब हम कैसे जिएंगे, या मैं कैसे जीऊंगा, या मैं कैसे जीऊंगी, डिपेंड करता है किसके लिए है। तो देखो, इस कहानी के बारे में मैं आपको बताऊं। चलिए पहले थोड़ा आगे और देख लेते हैं। तो ये जो कहानी है, ये तीसरी कहानी है छैयर की। और ये जो कहानी का नाम देखो, खोटा में ये नहीं होता है, तो ये गलत है, कैसे होगा सिर्फ, ठीक है। ये जो रेफ है ये नहीं होगा। अब हम इस कहानी पे बात करेंगे, और कहानी के मुख्य पात्र पे ही बात करेंगे। तो उससे पहले जो मैं आपको बोलना चाह रहा था वो समझ लो कि ये जो कहानी है हम कैसे जियब, ये कहानी जो लेखक ने लिखा है ना, तो बड़ा ही मार्मिक चित्रण लेखक ने किया है कि अगर कोई इंसान किसी से जुदा हो जाए, कोई अगर किसी की ज़िंदगी से चला जाए, वो चाहे पति पत्नी हो जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, तो उसके बाद ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, आपको कितना कष्ट होता है, तकलीफ होता है, लेखक ने इस कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहा है। वैसे भी किसी ने कहा है कि तेरे जाने के बाद ज़िंदगी में बस इतनी सी कमी रह गई, तेरे जाने के बाद ज़िंदगी में सिर्फ इतनी सी कमी रह गई कि हम लाख मुस्कुराएं फिर भी आंखों में नमी रह गई। तो देखो कितना दर्द होता है। लेखक के भाव को आप समझ सकते हो। मैंने ये सारी सिर्फ इसलिए बोला है कि आप लोग इस कहानी को भी उतना ही दिल लगा के सुनो, ताकि कहानी का एक एक बीट आपको याद हो जाए, आपको पता रहे कि भाई हाँ, सच में किसी के जाने के बाद तकलीफ क्या होता है, और लेखक ने जो लिखना चाहा है वो भाव आप तक पहुँच सके, ठीक है। चलो, ये जो कहानी है ये मोरपा गांव की कहानी है। गांव का नाम क्या है? मोरपा। देखो, प्रश्न कहीं से ही बनेंगे। मैं लगभग 10 से 12 MCQs आपके लिए क्वेश्चन से निकाल के भी लाया हूँ, बना के लाया हूँ। तो प्रश्न कहीं से बनेंगे। एक एक चीज को एकदम प्रेम पूर्वक शांति से बैठ के जैसे टीवी का सीरियल देखते हो वैसे इस कहानी को सुन लो। आपको फिर दोबारा ये कहानी देखनी या सुननी नहीं पड़ेगी।
आई बिलीव कि मैं आपको इतना अच्छा सा नरेट करने वाला हूँ ना कि आपको मजा आ जाएगा, आप इसको समझ जाओगे। ठीक है, तो चलो मोरपा गांव की कहानी है। इसके प्रमुख पात्र को देखते हैं। तो प्रमुख पात्र में एक व्यक्ति है महेसर, जो गांव का ही व्यक्ति है। महेसर कौन व्यक्ति है? तो गांव का ही व्यक्ति है। तो एक नाम आपको महेसर याद रखना है, जो कि इस कहानी में किस किरदार में है? तो काका के किरदार में है। काका खोटा शब्द है, हम उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? चाचा बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो पात्र है इस कहानी में वो है पार्वती। पार्वती है कौन? तो महेसर की पत्नी है। महेसर की पत्नी कौन है? तो पार्वती है, महेसर की पत्नी। और इस कहानी में किरदार क्या है? इसका किरदार क्या है? तो काकी है। भाई काका है तो काकी भी होंगे, तो भाई चाचा हुए तो ये चाची हो गई। तो जैसे खोटा में काका काकी का मतलब होता है हिंदी में चाचा चाची। तो एक महेसर, उसकी पत्नी पार्वती, तो दो पात्र आप समझ गए। तीसरा समझो, रघुनाथ। तीसरा जो है रघुनाथ है, जो कि महेसर का भतीजा है। भतीजा क्या हुआ? तो भाई किसी के मतलब मान लो मेरे भाई का बच्चा जो होगा उसके लिए मैं चाचा या काका हो जाऊंगा। तो वैसे ही रघुनाथ जो है महेसर का अपना भतीजा है। ठीक है, दूसरा गोतिया भतीजा है, जो कि कहानी में बताया गया है। तीसरा रघुनाथ हो गया। चौथा क्या है? फूलसरी। फूलसरी कौन है? तो रघुनाथ की पत्नी है फूलसरी। भाई महेसर जी की शादी हुई तो उनकी पत्नी हुई पार्वती। अब रघुनाथ बाबू की भी शादी हो रखी है, उनकी पत्नी है फूलसरी। तो रघुनाथ जी की पत्नी है फूलसरी। अब कहानी में देखो ये मुख्य पात्र यही है। एक और मुख्य पात्र है उसका मैं बता रहा हूं, लेकिन एक उससे पहले मैंने दे रखा मोहरी। मोहरी देखो क्या है ना कि फूलसरी की ननद है। इसका बस एक लाइन जिक्र हुआ है, तो जिक्र हुआ है, कोई नाम था तो मैंने दे दिया कि फूलसरी की ननद है। अब ननद आई होप आप लोग समझते होंगे। ठीक है, अब कहानी की एक और जो मुख्य पात्र है वो है चुनिया। इसी चुनिया का दुख दर्द लेखक ने बयां करने की कोशिश की है। इसी का दर्द तकलीफ को आज हम समझेंगे कि इससे आखिर क्या ऐसा जुदा हो गया, इससे क्या आखिर छूट गया जो इतने तकलीफ में है और लेखक ने उसके ऊपर यह कहानी लिख दी। ठीक है, सो चुनिया जो है कर्मी की माँ है। ठीक है, चुनिया कौन है? तो कर्मी की माँ है। और लास्ट जो कैरेक्टर है वो डमरू। डमरू कौन है? तो भाई चुनिया का पति है। डमरू कौन है? चुनिया का पति है। नाम भी थोड़ा अजीब है। तो इसमें पात्र कौन कौन हो गए? महेसर हो गया और उसकी पत्नी पार्वती हो गई। दोनों क्या हो गए? काका काकी या चाचा चाची हो गए। उसके बाद हो गया रघुनाथ और फूलसरी। रघुनाथ महेसर का भतीजा, फूलसरी इसकी पत्नी। अब मोहरी कौन हुई? तो ननद हुई फूलसरी की। चुनिया कर्मी की माँ है और डमरू चुनिया का पति है। ठीक है, तो ये रहे मुख्य पात्र, आप इसको देख लो। सो गाइस, जैसा कि मैं हर कहानी में आपको एक ऐसा पिक्चर देता हूं जिस पिक्चर को देख के आपको लगभग पूरी कहानी समझ में आ जाती है, तो आज भी हम वो पिक्चर शब्द चित्र आपके लिए लेके आए हैं। आप देखो और कुछ देर देखो इस पिक्चर को और आप बताओ कि आपको क्या दिख रहा है। इस पिक्चर ने पूरी कहानी समेट रखी है। अगर आप सही से देखोगे तो इस पिक्चर में पूरी कहानी आपको दिख जाएगी। ये जो पिक्चर है कि लेखक का जो भी मन का उद्गार है, जो मन का उसका भाव है, आखिर लेखक ने क्या बताना चाहा है, आपको इस पिक्चर को देख के समझ में आ जाएगा। तो पहले आप 1 सेकंड इस पिक्चर को देख लो, 2-4 सेकंड, और फिर हम यहाँ से कहानी अपनी स्टार्ट करेंगे। और आपको इस कहानी में भी उतना ही आनंद आएगा जितना कि पहले 2 कहानियों में आया था। ठीक है, तो चलिए, ये जो मुख्य पात्र थे हम एक एक करके आपको बताते चलते हैं, और सब वेदना जो इस पिक्चर में, इस तस्वीर में आपको दिख रही है, उसका भी थोड़ा जिक्र करते चलेंगे। तो चितरंजन महतो चित्रा जी ने, मैंने पहले ही बोला कि इस कहानी में जो कहानी का शीर्षक है कि हम कैसे जियब, इसमें जो दुख बताया है वो किसका बताया है? तो देखो, मैंने जो पहला पात्र बताया था महेसर और पार्वती, ये कौन है? तो काका काकी है इस कहानी में, जो कि बेसिकली क्या हिंदी में चाचा चाची होता है। ये देखो, ये मोरपा गांव है। ये कहानी जो है मोरपा गांव की है, जिसमें मुख्य पात्र महेसर और पार्वती जो है काका काकी हैं। रघुनाथ और ये फूलसरी हैं, आप देखो दोनों। अब रघुनाथ कौन है? तो भाई चाचा जी का भतीजा है। तो ये कौन लगेंगी? पर ये महेसर जी की पत्नी पार्वती कौन लगेंगी? तो इनकी सास लगेंगी। ठीक है, अब ये 2 बहुएं हैं। चूंकि रघुनाथ जो है उनका 2 पुत्र भी है, तो कहानी में ये तो नहीं बताया कि पुत्र का नाम क्या है, लेकिन ये बताया कि उनके 2 बहुएं हैं। ठीक है, तो ये 2 बहुएं हैं, आप समझ लेना, इनका नाम का जिक्र नहीं है। तो बेसिकली कहानी में बताया क्या जा रहा है कि भाई ये महेसर जी जो हैं अपनी पत्नी के साथ मोरपा गांव आते हैं, अपने भतीजे के घर आते हैं, और वहां आने के बाद गांव का जो दृश्य उनको दिखता है वो देखना चाह रहे थे, गांव कितना बदला है। वो जब गांव को घूमने टहलने निकलते हैं तो उन्हें एक स्त्री मिलती है जिसका नाम होता है चुनिया, जहाँ की रघुनाथ बाबू, जिनका कि नस टना रहा था बिना पिए हुए,
वो जाते हैं दारू पीने के लिए और वहाँ पे ये औरत चुनिया मिलती है, जिससे महेश्वर जी बातचीत करने लगते हैं और तब उनको एक्चुअल दुख समझ में आता है कि भाई किसी का ना रहना कभी कभार कितना वेदना का कारण बनता है, किसी की जुदाई किस हद तक किसी को परेशान कर देती है, ये आपको समझ में आएगा। ये चुनिया जो है, आप मान लो कि सबसे मेन कैरेक्टर यही है। चुनिया का एक जो पति था डमरू, देखो आप यहाँ डमरू देख रहे होगे और डमरू की लाश भी आपको दिख रही होगी। ये कहानी में चुनिया का पति डमरू मारा जाता है। कैसे मारा जाता है? तो गांव में आप जब बहुत रिमोट विलेज में जाओगे तो वहाँ नेक्स्ट स्लाइड एमसीसी जो होता है उनके और पुलिस के मुठभेड़ में, ये देखो आपको एमसीसी दिख रहा होगा और ये देखो पुलिस दिख रहा होगा, तो इन दोनों के मुठभेड़ में ये डमरू बेचारा शिकार हो जाता है और डमरू मर जाता है, जो कि चुनिया का पति रहता है। अब किसी का पति अगर मर जाए तो उस पत्नी पे, और अगर बहुत कम समय मर जाए अल्प आयु में, तो उस पत्नी पे अकेले ज़िंदगी कैसे काटा जाए, कितनी तरह की दिक्कतें उसे झेलनी पड़ती है, खाने को, पीने को, रहने को, समाज के ताने, बच्चों को अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता है और अलग प्रकार की मतलब जो भी समस्याएं होती है, लेखक ने सारे चीज़ बताए हैं। तो हम कहानी में एक एक करके बात करेंगे। अभी आप बस समझ लो कि चुनिया जो है उसका पति डमरू है, जो कि एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मारा जाता है और महेश्वर अपनी पत्नी पार्वती के साथ मुरबा गांव को देखने आते हैं, भतीजे से मिलने आते हैं। और जब इनका भतीजा दारू पीने के लिए चुनिया के यहाँ जाता है तो वो चुनिया से बात करते हैं और तब उनको पता चलता है कि हाँ, एमसीसी का प्रकोप इस गांव में ज़्यादा है और पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में ये जो स्त्री है चुनिया, इसका पति मारा जाता है। इस चुनिया के 2 बच्चे रहते हैं, 3 बच्चे रहते हैं, एक छोटा सा बेटा रहता है और 2 बेटी रहती हैं। ये किस तरह से अपने बाल बच्चों का पोषण पालन करती है, ये शराब बेचती है, महुआ दारू बेचती है, कभी दतवन बेचती है और अपना ज़िंदगी का निर्वाह करती है। तो ये पूरा कहानी जो मैंने प्लॉट आपको बता दिया इसी पे घूमेगा। हम बस एक बार आपको प्लॉट और नरेट करते हैं ताकि कहानी आपको हमेशा याद रहे कि महेश्वर पार्वती के साथ मोरपा विलेज, मोरपा गांव आता है। किसके यहाँ? तो रघुनाथ और फूलसरी, जो कि भतीजा है, उसकी पत्नी है, इसकी 2 बहुएं भी हैं। उस गांव में एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में ये चुनिया जो है, एक स्त्री है, उसका पति डमरू मारा जाता है। अब यही डमरू के मर जाने से चुनिया की जिंदगी में क्या क्या तूफान उठते हैं, कितना दर्द उसको मिलता है जब किसी का पति मर जाए, जब औरत विधवा हो जाती है, जब उसका पति नहीं रहता उसके पास, तो उसकी ज़िंदगी में किस प्रकार के कष्ट आते हैं। लेखक ने इसी बात को बयान किया है और इसी पे ये कहानी आधारित है। ये अपना जीवन पोषण पालन करने के लिए कभी दतवन बेचती है, कभी जंगल से पत्ते तोड़ के बेचती है। उसकी बेटी जो है बकरी चराती है, देखिए आपको दिख रहा होगा, छेरू पटरी चरा रही है। और ये कभी कभार दारू चुहा के, जो महुआ दारू होता है चुहा के बनता है, आपको अगर वो टर्म नहीं पता तो आप याद रखना बस, ये दारू वारू बेचती है और किसी तरह से अपना ज़िंदगी जीती है। तो ये रो रो के दुखड़ा महेश्वर जी को बोलती है, महेश्वर जी से प्रश्न पूछते आते हैं। तो इसी पे ये कहानी आधारित है। अब चलो हम पूरी कहानी को देख लेते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा कहानी लंबा जाएगा क्योंकि कहानी बड़ी थी। पहले मैं आपको खोटा में बताने वाला हूँ, फिर हिंदी में बताने वाला हूँ, फिर एमसीक्यूज कराने वाला हूँ। तो कहानी थोड़ी बड़ी होगी, आप पेशेंस से सुनो कि कहानी को अगर आप अच्छे से नहीं सुनोगे तो आप इसके प्रश्न को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए कहानी का विषय क्या रहा, जो मैंने अभी तक बताता रहा हूँ, बस हम पढ़ते हैं इसको। कि इस कहानी में लेखक ने गांव में उग्रवाद की समस्या को दर्शाया है कि गांव में उग्रवाद की समस्या थी, एमसीसी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुआ करता था। इसके अलावा जिसके वजह से वहाँ के लोग पुलिस और एमसीसी के बीच बहुत सारी परेशानियों को उठाते हैं, या कहें तो कुछ लोग को असहनीय वेदना झेलना पड़ता है और उस दर्द से, तकलीफ से निकल पाना सबके लिए संभव नहीं हो पाता। जैसे कि मैंने बताया कि कहानी में क्या होगा कि चुनिया का पति डमरू जो है पुलिस और एमसीसी के मुठभेड़ में मारा जाएगा। तो चुनिया के लिए ये एक तरह का ऐसा दुख है जिसका कोई निवारण, इसका कोई इलाज नहीं है। देखो बहुत लोग ना, जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, तो बहुत लोग बोलता है कि मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे खाना कम मिला, मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाया, अच्छी जगह पर रह नहीं पाया, मुझे पैदल आना जाना पड़ता था। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप याद रखना, दुख और संघर्ष में फ़र्क होता है। अगर आपको बुक्स कम मिले, आपको खाना कम मिला, अगर आप टूटी हुई छत के नीचे रहे, आपने पढ़ाई किया, तो ये आपका संघर्ष है। तो ये संघर्ष है। तो दुख क्या है? तो दुख, देखो दुख क्या होता है। देखो दुख क्या होता है ना, ये किसी अपने का बिछड़ जाना, कोई ऐसा चीज़ जिसकी कोई क्षतिपूर्ति, कोई इसकी पूर्ति कर ना सके। जैसे एक माँ का उसके बेटे से जुदा हो जाना। अगर किसी का जवान बेटा मर जाता है तो उसके माँ बाप के लिए दुख है, क्योंकि कोई दूसरी खुशी उसके बेटे की जिंदगी को लौटा नहीं सकती और उसका माँ बाप का दुख दर्द कम नहीं हो सकता है। इस चुनिया के लिए उसके पति का मर जाना दुख है। किसी पति का पत्नी के लिए
या पत्नी का पति के लिए मर जाना ये दुख है। क्यों? क्योंकि वो लौट के नहीं आ सकता है। तो जिस चीज़ की पूर्ति कोई नहीं कर सकता ना, उसे आप दुख कहते हो। और बाकी आम जिंदगी में मेरे पास पैसे कम है, कपड़े पहनने को कम है, गाड़ी नहीं है, मैं खराब मकान में रहा हूँ, थोड़ा कम खाना खाएं, ये सब संघर्ष है। और ज़िंदगी में संघर्ष ही आदमी को सफलता तक ले जाता है। तो आप याद रखना। ऐसी एक महिला चुनिया की कहानी है। ये जो कहानी है, ऐसी एक महिला चुनिया की कहानी है जो पुलिस और एमसीसी के बीच की पीस कर रह गई है। पीस कर रह गई है कि नहीं होगा, पीस कर रह गई है और किसी तरह से अपने जिंदगी और परिवार को चलाने का कोशिश करती है। लेखक ने किसी प्रकार का समाधान नहीं बताया। देखो, गांव में उग्रवाद की समस्या है, पुलिस और एनसीसी का लड़ाई है, इसके बीच में गांव वाले पीस रहे हैं, तो ठीक है। तो लेखक ने इसका तो जिक्र किया है, इसके बारे में बताया तो है, लेकिन उग्रवाद से कैसे निपटा जाए इस विषय में लेखक ने कुछ नहीं बोला। तो ये एक लाइन याद रखना। ये एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है कि क्या चितरंजन महतो चित्रा जी ने कहानी हम कैसे जियद में उग्रवाद की समस्या को दूर करने का उपाय बताया? नहीं बताया। तो अब हम चलते खोटा पढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी ही कोशिश करेंगे क्योंकि कहानी बड़ी है, बाद में हम हिंदी में इसको अच्छे से बताएंगे। अभी तो हम पढ़ते चलते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कहानी खोटा में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन खातिर हित कुटुंब से मिले जुले भेंट मुलाकात करेले निकलल रहत कि महेश्वर और उसकी जो पत्नी पार्वती है वो 10-15 दिन के लिए हित कुटुंब मतलब क्या होता है, सगे संबंधी से मिलने के लिए, भेंट मुलाकात करने के लिए निकले थे, ठीक है। दिने एगो गांव पुरवल बादे मुंह अंधरा पहुंचला मुरपा कि भाई दिन में सुबह में वो कोई दूसरे गांव गए थे और शाम को जब मुंह अंधरा हुआ, मुंह अंधरा कहने का मतलब है आपका कि जब संध्या का समय होता है, जब हल्का अंधेरा होता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं है कुछ, लेकिन इतना अंधेरा है कि आप सही से किसी का शक्ल नहीं पहचान सकते हो। तो जब संध्या का बेला जो होता है उसे आप मुंह अंधरा समझो। तो शाम को कहाँ पहुँचला मुरपा। अच्छा, गांव का नाम मोरपा नहीं है, मुरपा है, ठीक है। मैंने यहाँ ये मुरपा होगा, ठीक है, आप लोग देख लेना इसको, ये मुरपा होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। गांव का नाम क्या है? मुरपा है। ये लिखने में मिस्टेक है, इसको देख लेना। अच्छा, फिर देखो, मुरपाज ओकर महेश्वर कर गोतिया भतीजा सब रहे हलथी, महेश्वर बिहा दाने एक दू झिक आयल गेल रहे। कह रहा कि मुरपा जो गांव था, महेश्वर चूंकि वहीं का था, वो शुरू से बाहर रह लिया था, बाहरी शादी ब्याह कर लिया, तो बहुत दिन बाद आया था। तो वही बोल रहा है कि मुरपा में उसके महेश्वर के गोतिया भतीजा सब रहते थे। महेश्वर ब्याह दाने एक दू झिक आयल गेल रहे, मतलब ब्याह शादी ब्याह के समय एक दो बार आया गया था, लेकिन महेश्वर का गोतिया भतीजा लोग सब वहीं रहता था। अब देखो कि महेश्वर ब्याह दाने एक दू झिक आयल गेल रहे, मुद्दा पार्वती कंधियो ई इलंका माने इलाका नहीं आयल रही। देखो, महेश्वर तो शादी ब्याह के सिलसिले में एक दो बार गांव आया गया था, लेकिन उसकी जो पत्नी थी पार्वती वो कभी भी इस इलाके में नहीं आई थी, ठीक है, नहीं आई थी। अब देखो, महेश्वर का टैक्सी गाड़ी महेश्वर का टैक्सी गाड़ी जैसी ही ठडुआई मरद बेटा तो सब हिंदे हुंदे भागी गेला कि भाई महेश्वर का टैक्सी गाड़ी जैसे ही गांव में घुसता है कि जितने भी मर्द बेटा थे, कहने का मतलब जितने भी जेंट्स पसंद थे, सब हिंदे हुंदे इधर उधर भाग गए। मेहरारू कोई गाड़ी के नजीक आवे की हिम्मत नहीं करला। और मेहरारू कहने का मतलब है कि जो भी लेडी लोग थी, जो भी महिलाएं थी, वो भी गाड़ी के नजदीक आने की हिम्मत नहीं की। अब देखो आगे क्या होता है। लाचार है कि महेश्वर गाड़ी ले नाभल और रघुनाथ के घरक दूरा खटखटावे लागल, हकावे लागल, ठीक है। भाई मजबूर होके, लाचार होके महेश्वर अपने गाड़ी से उतरा और रघुनाथ के घर का दरवाजा खटखटाने लगा, हकावे लागल मतलब हकाने लगा। रघु हम तोहर काका महेश्वर लागी आओ, दरवाजा खोल, देख कदियो नी से तोर काकियो आइल हो। वो दरवाजा खटखटाने लगा और बोलने लगा कि रघु दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे काका महेश्वर लगते हैं, दरवाजा खोलो, देखो जो कभी तुम्हारी काकी नहीं आई थी वो भी आ जाई है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कहानी थोड़ी लंबी है तो हम इसको थोड़ा तेज पढ़ेंगे, बाद में इसका हिंदी रूपांतरण भी है, तो आपको वहां पे थोड़ा स्लो करके आपको सब कुछ मैनेज करेंगे, देखिएगा। इसके बाद बोलता है कि डेराई कोनो बात ना ही लगाई, सर सिपाही हमीन साग नेखेत रे बाबा। वो बोला कि डरने का कोई बात नहीं है, सर सिपाही लोग हमारे साथ नहीं है। इसके बाद देखो क्या होता है। एगो रघु बहू बड़की भंदरुआ माए
एगो पितियाइन साइज आइज तोहिन के खोजले आइल हन और तोहिन 6 बजे साइंज भाउल तोहिन 6 बजे साइंज भाउल बांदर सियार कर डरे समाये लुकाए गेला है। पार्वती हकाउलिक। अब जो महेश्वर की पत्नी है वो बोलती है कि एगो रघु बहू। देखो गांव में क्या होता है, किसी भी औरत को बुलाना है तो उसके पति के नाम से बुलाया जाता है। तो यहाँ पे जो उसकी काकी है पार्वती, वो क्या बोल रही है, एगो रघु बहू। वो रघु की पत्नी को बोल रही है कि रघु बहू, जो कि बड़ी थी, भंदरुआ माई, कोई उसमें से उनका बच्चा होगा जिसका नाम भंदरू होगा, तो इसीलिए बोले कि भंदरू की माँ, रघु की पत्नी या भंदरू की माँ एगो पितियाइन सास आइस तो इनके खोजले आइल हन। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि पितियाइन सास क्या होता है, मान लो मैंने किसी से शादी करा तो जो लड़की होगी उसके लिए मेरी माँ क्या होगी, सास होगी। लेकिन अगर मेरी जो चाची होगी वो क्या होगी, वो पितियाइन सास होगी। ठीक है, मतलब कजन में जो होता है, ठीक है, वो समझना कि मेरी माँ सास होगी लेकिन मेरी चाची क्या होगी, उसकी पितियाइन सास होगी। तो वही बोली कि भाई पितियाइन सास आई है और तुम लोग 6 बजे ही भालू सियार के डर से लुका छिपा गए हो। पार्वती बोली। हकाई मतलब बोलना। बड़ी देर में आवधा चीनी के रघु कर बहू बाहर बरल थी। बहुत देर के बाद उसका आवाज को पहचान के रघु की पत्नी बाहर आई। देखल थी, चिन्हल थी, ओकर गोतिया घर एक छोट काका काकी लागत थी। देखने के बाद जब उसको पहचानी तो उसको समझ में आया कि तो हमारे गोतिया परिवार में जो काका काकी लगते हैं वही लोग आए हैं। आगे देखो, निडर है के दुईको के आंगन घर ढुकावलथिन रघु बहू आर ओकर पतौ सब। देखो क्या हुआ कि जब जान गए कि हमारे काका काकी लगते हैं तो रघु की पत्नी और उसकी पतौ, मतलब क्या, रघु की जो बाल बच्चे थे उनकी जो पत्नियां थी उसकी पतौ हुई ना, तो पतौ और सास मतलब तीनों लोग मिलके उन लोग को आंगन में ढुकाना मतलब कि प्रवेश कराया। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है, पुरखा आइल हथिन सेले झपाझप तीनों सास पतौ गोड़ लागल थीन, महेश्वर और पार्वती के लोटा पानी दिलथिन। अब देखो 3 लोग कैसे हुए, तो रघु की पत्नी हो गई एक, और रघु और उसकी पत्नी जो भी थी, इन दोनों के 2 बाल बच्चे थे, इसलिए इनके 2 जो है 2 पतोह थी। ठीक है, क्या बोलते हो, गांव में पतोह ही बोलते हैं। अगर तुम्हारे बेटे की जो पत्नी होगी तुम्हारे लिए क्या हुई, तो उसकी मतलब उसको पतोह बोलते हैं गांव में। तो सास और पतोह तीनों लोग मिलके फटाफट पैर छुआ और लोग को 1 लोटा पानी दिया। जैसे गांव में जाओगे ना किसी को तो स्वागत करने के लिए क्या कहते हैं, 1 लोटा पानी देते हैं। अब देखो, गोड़ हाथ धोई के बैठला महेश्वर और पार्वती। गोड़ हाथ दोनों धोने के बाद बैठे महेश्वर और पार्वती। रघु के बहू खातिर तो ओकर काका काकी एखन महादेव और पार्वती जैसन भगवान खड़ा है गए रहथिन। भाई रघु की पत्नी के लिए तो मानो कि जैसे ये जो काका काकी है ना, वो भगवान शंकर और पार्वती का रूप जैसा था। ठीक है, ये मतलब कि अगर तुम किसी घर में बूढ़े मतलब घर में जाओगे, बड़े बुजुर्ग आते हैं ना, तो उस तरह का आदर दिया जाता है। तो यहाँ पे लेखक ने क्या किया है ना कि उनके काका काकी की तुलना महादेव और पार्वती से किया है। ठीक है, जगर कहियो छाहिरकर आसरा नहीं रही, आगे देखना, जगर कहियो छाहिरकर आसरा न रही ओकर गोड़ पहुंचले गेल रही। अब देखो, इन लोग कभी उम्मीद नहीं किया था कि काका काकी इतने दिन बाद गांव को लौटेंगे और उन लोग लौट आए। ठीक है, तो यही बात लेखक यहाँ कहना चाह रहा है। वो आदमी जकर मान सम्मान घर ले डेग ना दिल हूँ, जग दुनिया आहे रहे मिल है चाहे जे कारण है वही धन बल विद्या, उ यदि कोनो साधारण परिचित परिवार अचक्के पहुंची जाऊ, जगर पहल से पूरा परिचय रहे तो भगवान कर अचक्के दर्शन ले कमनी बुझल जाए। ये देखो, ये बोल रहा है कि वैसा इंसान जिसका मान मर्यादा इज्जत हो, जो समाज में रहा हो, चाहे इज्जत जिस वजह से भी हो, धन बल विद्या किसी के भी कारण से हो, वो अगर किसी साधारण परिचित घर पहुंच जाता है ना, समझो एक बड़ा रईस आदमी जिसका बहुत इज्जत है, किसी छोटे आदमी घर पहुंच जाए तो वो तो भाई भगवान के दर्शन के बराबर है। तो यही बात यहाँ लेखक ने कहा है कि तो भगवान कर अचक्के दर्शन ले कम नहीं बुझल जाए। तो उसका जो दर्शन है ना वो भगवान से कम नहीं समझा जाता है। ऐसे ने खुशी कर मौका रही रघुनाथ के परिवार। ऐसा ही खुशी का मौका था रघुनाथ के परिवार में जब काका काकी महेश्वर और पार्वती उनके घर आए थे। आगे देखो, रघु बहू खुश रही ओकर घर आंगनाज भगवान और भगवती पहुंचल हथी बिन हकावले, उतने ओकर मन चिंता बढ़ लाए। देखो, रघु की पत्नी, रघु बहू मतलब रघु की पत्नी, समझना हर बार फूलसरी जो उसकी पत्नी थी, रघु बहू जितनी खुश थी
कि उसके आंगन में भगवान और भगवती मतलब काका काकी पहुंचे हैं बिना बुलाए, उतने होकर मने चिंता बढ़ लाए। लेकिन जिस बात की खुशी इतनी थी कि भाई काका काकी आए हैं, उतना ही ज़्यादा उसके मन में दुख भी था, मतलब कि चिंता में डूब भी रही थी। उतना ही होकर मने चिंता बढ़ रहा है, उतना ही उसके मन में चिंता बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि भगवान भगवती रूपे आई काका काकी के का लिखे सेवा करे पर भाई। वो सोच रही थी कि जो भगवान भगवती के रूप में काका काकी आए हैं, आखिर हम उसको किस रूप में का लिखे किस रूप में सेवा कर पाएंगे, इसके मन में चिंता चल रहा था। जबकि सब बेटा छुआ गाड़ी की इजोर देखी के भागी गेला। अब देखो क्या होता है, जब आप गांव में जाओगे ना, लगभग गरीब परिवार जो होता है, वहाँ क्या होता है कि ऐसा नहीं कि 10 दिन 1 महीने का अनाज सब रखा हुआ है। अगर कोई मेहमान आ जाते हैं तो शहर में क्या होता है, हम तुरंत दुकान गए, स्टोर से सामान खरीदें, उनके लिए कुछ अच्छा खाना वाना बना दिया, खिला दिया। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। और जो भी मर्द थे, जो भी जेंट्स लोग थे, वो तो गाड़ी को देख के भाग गए थे। तो भाई अब इनका सेवा सत्कार कौन करेगा, क्योंकि वहाँ उस समय घर में कौन था भाई, तो सास और 2 पतोह थी उनकी, और इधर काका काकी पहुँच गए थे। अब देखो कैसे हम काका काकी कर आओ भगत करे पारी, किस तरह हम आओ भगत मतलब क्या होता है, सेवा सत्कार कर पाएंगे। इस चिंता वो डूबे लगी, इस चिंता में वो डूबने लगी। तखने पार्वती ओकर काकी कही उठ लई। उसी समय उसकी पार्वती जो काकी थी वो कहने लगी, बहू तोरो कौनो चिंता फिक्र करे के दरकार ने खाओ। बहू मतलब रघु की पत्नी को बोली कि तुमको कोई भी चिंता फिक्र करने का दरकार नहीं है। क्यों? एखने हम इन खाक डाले तोरे ननद मोहरी ही आले खाए पी के आवे लागल हो। देखो जो लोग शाम को आए थे तो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो ननद मोहरी है ना, देखो इनाम आ गया, मोहरी जो है उनके यहाँ से हम लोग अभी खा पी के आए हैं, तो तुमको अभी किसी प्रकार का चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखो। आओ जे खियाओबे, यहाँ बे छूट गया है, आओ जो खियाओबे पियाबे बिहान अनुगूते, काहे कि हामिन के आर एगो जगह काइल के पुरावे के है और फिर अंते जाके है। ये बोला कि अब जो भी खिलाना पिलाना है, खियावे पियावे, वो बिहान अनुगुते मतलब सुबह का समय। ठीक है, अब सुबह में जो खिलाना पिलाना हो खिलाना, क्योंकि फिर हम लोग कल सुबह एक जगह जाना है, फिर लौट के आना है। ठीक है। रघुनाथे के बहू पार्वती के बातें विश्वास करी के थिराई। अब जो रघुनाथ बहू थी, कहने का मतलब जो रघुनाथ की पत्नी थी, वो इस बात को सुनी तो उसको थोड़ा स्थिर हुई हो कि चलो मान लो लोग खा पी के आए तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, या फिर बहुत ज़्यादा सेवा सत्कार की जरूरत नहीं है। और जब पार्वती मतलब महेश्वर की पत्नी काकी ने ही खुद बोल दिया तो थोड़ा वो स्थिर हो गई। मगर सादा माठा खाए के तो बनबे के रही, लेकिन सादा माठा था वो तो खाना ही पड़ेगा। बड़की पुतौ होगा, ठीक है, बड़की पुतौ के हकाए के रघु के बहू फुलसरी कहलाई। अब जो रघु की पत्नी थी वो अपनी बड़ी पतौ को, ठीक है, उसके मान लो दो बच्चे थे तो बड़ा छोटा होगा, तो जो बड़े बेटे की पत्नी थी मतलब बड़की पतौ, उसको हकाई मतलब बुला के रघु बहू फुलसरी कहलाई। और फुलसरी जो है उसको कहती है कि बेटी काका ससुर तो काय झिक आयल गेल हत, कि काका ससुर तो कितने बार आए गए हैं, मगर काकी सास कर ई पहिल आना लगइन, लेकिन काकी सास पहली बार आई हैं। काजन फैरो कहियो इतने दूर आवे पारत, फिर कभी इतना दूर आ पाएगी नहीं आ पाएगी, सेल काका काकी के खियावइन, इसलिए काका काकी को खिलाओ। एखिन कर गाड़ीन और 2 लोग आहत ओखिनों के भाई जाके चाहिए। ये बोले कि इन लोगों को खिलाओ, जो भी ये सादा माटा खिलाओ, और इनके गाड़ी में 2 लोग और उनको ही भेज दो। सब आपन आपन कामे लागला। फुरसैत पावल महेश्वर पार्वती तो अपनों ले बूढ़ी पताऊ संग घार कर सर समाचार बोले लागल, सुने लागल। महेश्वर खाटे ले उठल। अभी आप यहाँ तक सुनो। देखो अब सब अपने अपने काम में लग गया, जो भी खिलाने पिलाने कार्यक्रम चल रहा था। इन लोग क्या किया, पार्वती उसकी जो बड़ी पतोह थी, रघु थी, सास, सब लोग मिल के आपस में घर समाचार का बातचीत करने लगा, सुनने लगा। इतने में क्या हुआ कि महेश्वर खाटी ले उठल। महेश्वर जो था वो खटिया से उठा। देखो आप गांव में जाओगे ना किसी घर में, तो वहाँ खटिया मछिया यही सब मिलेगा। खटिया क्या होता है आप देखोगे, मतलब सोने वाला जो बेड होता है, लेकिन रस्सी से वो बिना हुआ होता है। कहने का मतलब कि वो रस्सी से बना हुआ होता है जिस पे आप सोते हो। अब देखो महेश्वर जो है खटिया से उठा, दरवाजा खोली, बाहर निकलने रहे कि होकर भतीजा रघुनाथ भेटाइल। अब दरवाजा खोल के बाहर ही निकला था कि उसका भतीजा रघुनाथ भेटाइल। जन में बोल रहा तू गोड़ घुई के गोड़ लागलई रघुनाथ। अब वो क्या हुआ कि गो अपना पैर धो के काका को प्रणाम किया और पूछा कैसे, यहाँ भी ई होगा,
कैसे कैसे आज हिंदे गोड़ रखला है काका कि भाई किस तरह से, चूंकि बहुत दिन बाद आए थे, कैसे आपका पैर यहाँ पे आ गया, कहने का मतलब कि आप किस तरह से इधर आ गए, का कहियो। अब उस महेश्वर जवाब देता है कि का कहियो घुरे हेले बहराइल ही तोर काकी संगे हित कुटुम कर घार दूरा देखे के मन में लग। कि घूरना मतलब क्या होता है, घूमने के लिए बाहर आए हैं तुम्हारे काकी के साथ, मन किया कि हित कुटुम जो है, हित कुटुम मतलब सगे संबंधी, उनका घर दूरा देखा जाए भाई, सबसे मिला जाए, तो घूमने के लिए आए हैं। सोचली आपन आदमियों से भेंट मुलाकात करब और ई इलाका है काय को देखे के सुने के जगह है, घुरी आवब। ये बोला कि सोचे कि अपने जो आदमी लोग उन लोग से मिल लेंगे और ये इलाका में बहुत सारा घूमने का जगह है, तो उसको घूम भी लिया जाएगा। अब देखो गोटा 15 दिन कर प्रोग्राम लेके चलल ही, लगभग 15 दिन का प्रोग्राम लेके काका काकी मतलब महेश और उनकी पत्नी पार्वती दोनों आए थे। लुगुधाम जाए के विचार है, फिर पारसधाम जाए, लुगुधाम और पारसधाम वहां पे आसपास होगा, तो वो जाने का बात बोल रहा है। और जंदे जंदे लोग कहता तंदे तंदे जाए के विचार रख ले ही, और जहां जहां लोग बताएंगे वहां वहां जाने का विचार वो रखा है। तनी रुकी के देखी जाए पहुंचे पारी कि नहीं, और रुक के देखेंगे कि जहां जहां लोग बता रहे हैं तनी रुक के देखी जाए कि हम वहां पहुंच पाते हैं कि नहीं। हिये तोहिन कर गांव आइल से तो हमार दूरे बुझाए गेलक। ये बोला कि तुम्हारा गांव आने से तुमको दूरी समझ में आया। क्यों भाई? क्योंकि सौभे मर्दाना टैक्सी गाड़ी देखी के भागी गेला, जितने भी जेंट्स लोग थे वो सब टैक्सी गाड़ी देख के भाग गया, लुकाए गेला, छिप गया। अब देखो असली कहानी स्टार्ट होगी यहां से, ध्यान देना। हमार तो बड़ा अचरज लागल, हमको तो बड़ा आश्चर्य लगा, इतने डर आखिर तो इनके काहे। महेशा रघुनाथ का जवाब कर आसरा कर लागल कि भाई हमको तो बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरा टैक्सी जैसे ही घुसा गांव में सब जेंट्स लोग भाग गया, छिप गया। हमको आश्चर्य हुआ इस बात पे, भाई इतना डर क्यों है, आखिर इतने डर आखिर तो इनके काहे, इतना डर तुम लोग को आखिर क्यों है। और महेश्वर उम्मीद करने लगा, आशा करने लगा कि अब रघुनाथ हमको जवाब देगा। अब देखो कहानी यहां से स्टार्ट होता है सही से। काका पुलिस के डरे सब मर्दाना हिये नी आस पासे के सौभे गांव लुकाए छिपाए लागत। ये बोला कि काका पुलिस के डर से यही नहीं, आसपास के सभी गांव में जितने ही मर्दाना लोग हैं, जेंट्स लोग हैं, सब छिप जाता है। ठीक है, पुलिस एमसीसी एरिया कही के कुदावत रहा हथिन से ले, क्योंकि पुलिस जो है ना इस एरिया को एमसीसी का एरिया बोलता है और इसके चक्कर में लोगों को परेशान करता है। ठीक है, रघु एके नीना से कहे लागल, रघु एक सांस में इससे बात बोलने लगा कि भाई यही गांव में नहीं, बाकी के गांव में भी जितने जेंट्स लोग हैं ना, उन लोग ऐसे ही भाग के छिप के रह रहा है। क्यों? क्योंकि पुलिस जो है हमारे गांव और बाकी सब एरिया को एमसीसी एरिया बताता है, जिस कारण से परेशान करता है। और ये एक सांस में रघु बोल दिया। मुंह आंधरा रहे, ठीक है, मतलब शाम का समय था। तोहिन जखन रघु बता रहा है कि मुंह आंधरा रहे, शाम का समय था, तोहिन जखन गाँव ढुकलाए तखन भापे नहीं पारलथुन। आप लोग जब गांव में घुसे तो भापना मतलब होता है कि अंदाजा नहीं लगा पाए वो कि टैक्सी गाड़ी की कार गाड़ी लगाई, कि भाई कौन सा गाड़ी है, क्योंकि अंधेरा था तो पता नहीं चला कि टैक्सी गाड़ी है कि कार गाड़ी है। कार गाड़ी मारुति गाड़ी देखले डर भय नहीं लगा है भाई, टैक्सी गाड़ी और कार गाड़ी से उनको डर भय नहीं लगता है मगुर, लेकिन पुलिस गाड़ी देखले ही भवा चमके लागल है। कम रहत तखन बोने झारे लुकाए जाहत। ये बोला, लेकिन जैसे ही पुलिस का गाड़ी देखते हैं तो इसे नहीं होता, आंख में चमक आ जाता। भाव चमकना मतलब क्या होता है कि एक तरह का, उसको क्या बोलते हो आप लोग, कि मतलब कोई चीज से सतर्क हो जाना। हाँ, सतर्क हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये कम संख्या में रहते हैं तब तो बौने झारे मतलब जंगल झाड़ में छिप जाते हैं, बेसी रहले पुलिस से मुठभेड़ करे लागत। और अगर ज्यादा रहने से क्या होता है कि पुलिस से इनका झगड़ा झंझट चालू हो जाता है। एखन हिया मर्दाना कम रहत सेले हिंदे हुंदे लुकाए छिपाए के हथुन। अभी यहाँ मर्दाना कम है, जेंट्स कम है गांव में, इसलिए लोग लुका छिपा के है। जानले कि दुश्मन कर गाड़ी नी लागई, गते गते सब घर बथुन। कि भाई देखो अभी तो तुम लोग दुश्मन समझा उन लोग, जैसे ही गाड़ी घुसा पुलिस से गाड़ी समझा, चाहे जो समझ के भाग गया, लेकिन जैसे समझेंगे कि तुम लोग दुश्मन नहीं हो, धीरे धीरे घर से बाहर आएगा। अब देखो रघु काका के सब रिपोर्ट दिए लागल। अब रघु जो था ये सब काका को रिपोर्ट देने लगा, बताने लगा। रघु कहे लागल, काजे कहियो और काजे सुनइयो, ई इलाका का दुख दर्द ई एमसीसी और पुलिस का झगड़ा में हम गरीब सब पिसाए लागल हो। ठीक है, ये बोला कि हम आपको क्या बताएं और क्या सुनाएं, ये जो इलाका है इसका दुख दर्द आपको हम क्या बताएं। यहाँ एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में हम सब गरीब लोग पिसा रहे हैं।
बाजार शहर ले घर बन झाड़ झकांड में शांति और सुख खातिर बपौती घर दूरा छोड़ी के वसला खेती बाड़ी। फिर से देखो, बाजार शहर ले घूर बोन झाड़ झकांड में शांति और सुख खातिर बपौती घर दूरा छोड़ी के, ये बोल रहा है कि बाजार शहर को छोड़कर, ठीक है, ये जंगल झाड़ में शांति और सुख के खातिर बाप दादा का जो घर दूरा उसको छोड़ के यहाँ बसे कि खेती बाड़ी करेंगे, कांड कारोबार करेंगे और जिएंगे, ठीक है, करी के जिए खोजला। मतलब ये सोचे कि शहर को छोड़ देते हैं, गांव में जो भी वहाँ पे अच्छे से रहते हैं, खेती बाड़ी करेंगे, कांड कारोबार करेंगे और जिएंगे। मगर हिया जे हालाकाइन हेवे लागल है से तो हिया के रवैये और जाने लागला। ये बोला, लेकिन हालाकाइन मतलब क्या होता है, परेशान, कि लेकिन जितना परेशान हो रहा है यहाँ तो रहने वाले लोग ही जान रहे हैं। अब देखो क्या हुआ कि रघु तनी चुप भाई गई। अब रघु क्या हुआ, थोड़ा चुप हुआ। दूरा के पिंडा ऊपर बैठी आओ दुइयो उठी के चले लगला। देखो उन लोग कहाँ बात कर रहा था, दूरा के पिंडा मतलब क्या होता है, घर के बाहर में देखना बहुत सारा लोग ऊँट बना देता है, मतलब ठीक है, ऐसा स्क्वायर शेप का, चाहे बैठने का जो जगह होता है उसे पिंडा बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बैठे उसके बाद दोनों उठा, वहाँ से उठ के चलने लगा, क्योंकि सारा बात लोग वहीं बैठ के कर रहा था, क्योंकि जस्ट महेश्वर खाटी से उठा था और जैसे ही घर के बाहर निकला तो उसको रघुनाथ मिल गया था। अब देखो एखन तक रघु पीले नहीं रहे, इस समय तक रघु पिया नहीं था। वो महुआ दारू पिए ले छटपटाए लागल। अब रघु मतलब दारू पीता था और महुआ दारू पीने के लिए छटपटाने लगा। रघु सोचल ओकर महेश्वर काका पियत कि नहीं, का से ले गुरुजी काका के चलावल। अब रघु सोचा कि उसके महेश्वर काका पीता है कि नहीं उसको पता नहीं, तो बोला कि चलते हैं, चलाने चला, ठीक है। काका तनी हेठ टोला, बोला कि भाई थोड़ा चलते हैं आगे, टहलते हैं। हेठ टोला के गरीब गुरबा हाल चाल लेबान, थोड़ा चलते हैं, चलते चलते जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, उन लोग का थोड़ा हाल चाल लेते हैं, अभी बहुत दिन बाद आए हैं। मतलब रघु सोच बारी ई नहीं कही पारला कि चला तनी पी पाए के दिन भर के थकानी दूर करी ले। चाचा को बोला कि चलिए थोड़ा टहलते हैं और टोला मोहल्ला में जो भी लोग हैं गरीब गुरबा उनका थोड़ा हाल समाचार लेते हैं, क्योंकि उसको पीने का महुआ दारू मन कर रहा था, भाई पीने वाला था। तो उसको पता भी नहीं था कि काका पीते हैं कि नहीं पीते हैं, तो वो सीधा नहीं बोला, वो बोला कि चलिए टहलते हैं, गरीब गुरबा का हाल चाल लेते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ उस सोच बारी ई नहीं कही पारला कि चला तने पी पा के, वो डायरेक्टली नहीं बोल पाया कि चलिए थोड़ा सा दारू वारू पी लेते हैं, अपना जो दिन भर का थकान है उसको दूर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। काका महेश्वर के का मालूम कि ओकर रघु भतीजा के नौस टाने लागल है। अब देखो काका जो उसके महेश्वर है उनको क्या पता कि उनका जो भतीजा है भाई एक नंबर का पियक्कड़ है, शाम होते ही पीने का मन करता है, उसका नस टालना कहने का मतलब एक तरह की बेचैनी हो जाना। जो लोग नशा करते हैं, दोज हु आर वेरी एडिक्टेड, चाहे उनको ड्रग्स का हो, ठीक है, चाहे गांजा हो, चाहे शराब हो, जिनको लत लग जाती है, उनको शाम होते ही या जिस समय वो नशा करते हैं, पर्टिकुलरली एट दैट टाइम उनको ऐसा महसूस होने लगता है, अंदर से बेचैनी लगने लगती है कि मुझे नशा चाहिए, वो चाहे किसी प्रकार का हो, ठीक है। तो काका महेश्वर के का मालूम कि ओकर रघु भतीजा के नस टाने लागल है और वो मौत दारू पिए खातिर जुगाड़ जुगुत में है। उनको नहीं पता है कि भाई ये चलाने के लिए बोला है, आगे ये अपना जुगाड़ उगाड़ देखेगा पीने का। चलना महेश्वर रघु कर संगे हेठ टोला बेदिया टोला। तो भाई अब महेश्वर रघु के साथ कहाँ चला, तो जो कम्युनिटी है, टोला है, उसका नाम क्या था, बेदिया टोला चला, ठीक है। अब देखो बेदिया टोला जाए के रघु चाल दे है के गो बहुरिया कर्मी माए। बेदिया टोला जैसे ही पहुंचता है रघु की चाल मैंने आवाज दिया, किसको, के गो, बोला कि कौन, बहुरिया कर्मी माए, कर्मी की माँ को आवाज दिया, ठीक है। जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं ए तो के गो, वहां बोलते हैं खोटा में। दरवाजा खोला, बोला क्या कि दरवाजा खोलो, खोला गो खोला, हम लागियोन। अब देखो ये बोला कि दरवाजा खोलो हम है। रघु की बात पूरा नहीं भेल रही, रघु का बात अभी तक पूरा नहीं हुआ था कि दरवाजा खुलल। रघु कर आवगा चीनी के, रघु का आवाज चीन के, अभी तक उसका बात पूरा भी नहीं हुआ था कि दरवाजा खुल गया। रघु ढुकल, संगे संगे महेश्वरो ढुकल, आंगनाए खटिया बिछाई, दिले कर्मी माए चुनिया। अब कर्मी की माँ जिसका इनाम लिया वही है चुनिया। रघु जब चिल्लाया कि भाई खोलो, तो रघु का बात पूरा नहीं हुआ था कि उससे पहले उसने उसका आवाज पहचान के दरवाजा खोल दिया। रघु ढुकल माने घुसा, साथ साथ महेश्वर जो उसका काका था वो भी घुसा। आंगन में जो खटिया लगा हुआ था वहाँ दोनों बैठ, वहाँ पे खटिया बिछा दी कर्मी की माँ चुनिया जो वहाँ खटिया बिछा दी दोनों को बैठने के लिए।
अब रघु क्या बोलता है कि दे एक बोतल दारू और गिलास। रघु ने कहा कि भाई एक बोतल दारू और गिलास दो। चुनिया तनी देरी बादे एगो बोतल भोरी के दूगो गिलास लानी के अगुआ दिलाइन रघुक आगुतर। वो एक बोतल दारू को 2 गिलास लेके जल्दी जल्दी रघु के आगे लाके रख दी। रघुक आगुतर। अब देखो रघुनाथ 2 गिलास ले दारू भरल, एगो गिलास काका महेश्वर बाटे खसकावल, फिर हाथे उठाए के दिलाइन काका लाए। अब क्या हुआ कि रघु ने भाई दोनों गिलास में फटाफट दारू भरा और एक गिलास काका की तरफ घसकाया और बाद में वही गिलास को उठा के जो घसकाया था दिया कि लो काका लीजिए, लॉय काका लॉय। महेश्वर गिलास नी झोंकला, भाई महेश्वर गिलास नहीं लिया। ऊ कहल हम दारू मद नाए पिए ही भतीजा। महेश्वर बोला कि भाई हम दारू मद जो है नहीं पीते हैं भतीजा। अब रघु क्या बोलता है, अच्छा काका तो हम शुरू करें। तो महेश्वर बोलता है, अरे रघु बोलता है कि ठीक है तो हम शुरू करते हैं। अब देखो हाँ तो अपन काम पूरा कर, एकर में हम कोनो बाधा विधिन नी देबो। तो या खा पी कोनो मना नखोन। महेश्वर रघु का लाज शर्म तोड़ल। ठीक है, देखो क्या हुआ कि जब दारू ऑफर किया रघु किसको, महेश्वर को, महेश्वर बोला कि हम दारू मत नहीं पीते हैं, वो गिलास नहीं लिया। तो रघु बोलता है कि तो हम शुरू करें। तो महेश्वर बोलता है कि हाँ ठीक है तो अपन काम पूरा कर, तुम अपना काम पूरा करो, एकर में हम कोनो बाधा विधिन, इसमें हम कोई बाधा विधिन नहीं डालेंगे। तो खा पी कोनो मना नहीं खोन, तुम खाओ पियो कोनो मना ही नहीं है। महेश्वर ऐसा बोल के रघु का जो लाज शर्म था, क्योंकि देखो बैठा था, अब महेश्वर तो उम्र में बड़ा था, उसका काका था, तो उसके सामने पीने में उसको शर्म आता, तो ऐसा बोल के कि नहीं तुम आराम से खाओ पियो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई तुमको बाधा विधन भी नहीं डालेंगे, कोई तकलीफ भी नहीं देंगे, तुम खाओ पियो। रघु का शर्म तोड़ा ताकि वो अच्छे से खा पी सके। रघु दारू पिए लागल। अब रघु जो दारू पीने लगा, महेश्वर पास ही बैठल चुनिया के देखल, चुनिया महेश्वर के आंखें आंख मिलावल। रघु वहां पे कौन थे, आंगन में महेश्वर, रघु और चुनिया बैठी थी। तो वहां पे जब रघु दारू पीने लगा तो महेश्वर चुनिया को देखा और चुनिया भी उसके आंख में आंख मिला के देखी उसको। ठीक है, अब देखो क्या होता है। चुनिया के मुंह कान देखी के महेश्वर कर मने नाना रकम कर सवाल उठे लगल। चुनिया का मुंह कान देख के महेश्वर के मन में नाना मतलब बहुत रकम के, बहुत प्रकार के, नाना रकम मतलब बहुत प्रकार के सवाल उठने लगे। वो प्रस्फुट पूछे लगे। वो नहीं होता है कि अचानक से पूछने लगता है, आएगो तोर घर का मालिक कहाँ हो, कि आएगो मतलब नहीं बोलते हैं क्या हो तुम्हारे घर का मालिक कहाँ है। चुनिया कोनो जवाब नहीं दिल। चुनिया जो कोई जवाब नहीं दी। गते गते ओकर आंखें के लिए लोर बहराए लागल। अब देखो क्या है कि गते गते ओकर आंख ले लोर बहराई लागल। अब देखो जब पूछता है महेश्वर उससे कि तुम्हारे घर का मालिक कहाँ है, तो चुनिया जो है कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन गते गते मतलब धीरे धीरे उसके आंख से लोर मतलब आंसू बहने लगता है। ऊ कोनो बोले खोजे है मगर अपन आंखें के लोर छिपावे के कोर्निश करई थे। वो कुछ बोलना चाहती है लेकिन अपने आंख का जो आंसू भरा उसको भी छिपाने की कोशिश करती है। महेश्वर फिर पूछल तो तुम्हें हमारा सवाल कर कोनो जवाब नहीं दे के लोर ढरकाए दिलाए। तुम हमारा सवाल का कोई जवाब नहीं दी लेकिन तुम आंसू चुआ दी और चुप रही गेलाई और तुम चुप रह गई। अब देखो चुनिया बोलती है, बाबा तोहर सवाल कर काजे जवाब देबुन। चुनिया आंखें के लोर पोछले बोलो। ठीक है कि भाई बाबा आपके सवाल का क्या जवाब दे हम। वहां कांसू पूछते पूछती चीज बोली। अब देखना, घरे के मालिक एमसीसी और पुलिस लड़ाई है मतलब मुठभेड़ में मराया गया। घर का जो मालिक था वो एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया। देखो मान लो पूछा जा सकता है, ठीक है, कि घरे के मालिक कैसे मरा, तो भाई एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में मरा। छोटे छोटे खेत बाड़ी है दू चारी गो, करहू नहीं पारी, कोनो लेखे छुआ पुता पोसे लागल ही। कि भाई छोटा छोटा दो चार गो खेत बाड़ी है लेकिन वो उसमें कर नहीं पाती है, मतलब खेती बाड़ी कर नहीं पाती है। किसी तरह से छुआ पुता को, छुआ मतलब बाल बच्चे को पोसे लगा ली, पोस पाल कर रही है। चुनिया के आँख खेले फिर लोर ढर के लागल। चुनिया के आंख में फिर से लोर मतलब आंसू बहने लगा। तनी देर तक सबे चुप रहला, कुछ समय तक सब लोग चुप रहे। उसके बाद देखो महेश्वर कोनो बोलतला कि चुनिया आपन और कोनो दुख सुनावतलिक। रघुनाथ बोली उठल। महेश्वर कुछ बोलता है कि चुनिया अपना कुछ और दुख सुनाती कि रघुनाथ बोल उठा, गुरुजी। कि रघुनाथ क्या बोला, देखो बोली उठल,
गुरुजी बेचरंगी मतलब बेचारी, बेचरंगी मतलब बेचारी, गुरुजी बेचरंगी बड़ी दुखे जिए लागल हिक, एकर मरद के एमसीसी ऑनलाइन ठकी समझाए के अपन गुटे जबरदस्ती राख लेथिन। ये बोला कि गुरुजी, देखो काका जो थे ना वो गुरुजी थे एक्चुअली में, शिक्षक होंगे, ठीक है, क्योंकि सब जगह वैसा ही जिक्र है। तो रघुनाथ बोला कि गुरुजी बेचारी बहुत दुख से जी रही है, इसके एकर मरद के, इसके मरद को, इसके पति को एमसीसी लोग ठगी के मतलब कि बेवकूफ़ बना के समझा के अपने गुट में जबरदस्ती शामिल रख लिया, ठीक है। मेंबर बनाओ थीन, मेंबर बना लिया। बेचारा डमरू, उसके पति का नाम क्या था, डमरू, जिसको एमसीसी लोग अपने ग्रुप में समझा बुझा के, ठीक है, रख लिया, मेंबर बना लिया। यही बोल रहा है कि बेचारा डमरू बेस होशियार तो नहीं रहे, बहुत ज़्यादा तेज दिमाग का होशियार नहीं था, मगर अपन हिकमत से अपन परिवार वैसे चले हैं। देखो ये बोल रहा है बहुत ज़्यादा होशियार है, समझदार नहीं था, लेकिन अपना हिम्मत से अपना परिवार को, अपना हिम्मत से अपना परिवार को वो चलाता था, ठीक है। आगे देखो, एकर ओकर साझा बुझा करी के बेसे खाए पिए, पिए होगा हेलक, पीठ नहीं होगा पिए हेलक। भाई मिलजुल के किस तरह से वो ज़्यादा खा पी लेता था। एमसीसी ऑनलाइन के संग लागी के एकर घारे की दुर्दशा हेल है। भाई एमसीसी लोग के साथ जैसे ही डमरू अटैच हुआ वो मुठभेड़ में मारा गया और इस तरह से घर की ये दुर्दशा हो गई। रघुनाथ बोलते बोलते ठहर गेलक। यही बात कि इसके घर का दुर्दशा ऐसा हो गया क्योंकि एमसीसी लोग के साथ ये इसका जो पति है मिल गया। इतना बात बोलते बोलते वो ठहर गया, तो रुक गया। मौका मिल रही महेश्वर के आगे बात बढ़ावे ले। अब महेश्वर को मौका मिल गया, जब रघुनाथ रुक गया तो महेश्वर आगे बात बढ़ाता है। देखो क्या बात बढ़ाता है। वो पूछलक काय को छुआ आती है कर कि कितना बच्चा है इसका। रघुनाथ के ना कुछो जवाब देते चुनिया बोले लागल हमार 2 गो बेटी और 1 गो बेटा है बाबा। रघुनाथ का जब पूछा महेश्वर कि कितना बाल बच्चा है इसका, तो रघुनाथ के कुछ बोलने से पहले, जवाब देने से पहले चुनिया बोली कि भाई हमारे 2 बेटी और 1 गो बेटा है बाबा। लड़कियां बड़ लागे थी, बेटवा छोट लागे, कि लड़की जो है बड़ी है और बेटा जो है छोटा है। यह 3-4 बछर कर है, मतलब ये 3-4 साल का है जो बच्चा है इसका। एखन तो ये 4 गो जीव पोसे के हमार पर दबाए हाई गेल है। मतलब अभी क्या हुआ कि इसका 2 बेटी और 1 बेटा और ये खुद है तो 4 लोग है। तो यही बोले कि 4 लोग को, मतलब हमको लेके 4 लोग को पोस के, मतलब कि पोषण पालन जिंदा रहने का हम पे दबाव बन गया है, ठीक है। कौनो लेखे जो मानुष करे परियन से ले कहियो बोने के दातुन पतोई लेके गांव शहर बाजार जाही बेची खुची के दूध आना लाना है। ये बोला किसी तरह से हमको 4 लोग का पेट पालना है, तो हम क्या करते हैं कि भाई हम कभी जंगल का दातून, कभी पतई तोड़ते हैं और गांव शहर में बेचते हैं और दूध आना लाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो लिखा है कि कौनो लेखे जो मानुष करे पाए, मतलब बड़ा, ठीक है। किसी तरह से अगर हम बाल बच्चों को बड़ा कर पाए, इसलिए कभी जंगल से दातून तोड़ती है। दातून समझते हो ना, जो क्या कहते हैं, ब्रश की जगह लोग गांव में नॉर्मली यूज करते हैं, सखुआ का, नीम का, वो सब दातून है आपका। कभी पतई तोड़ते हैं, बाजार जाते हैं, बेचते हैं और लाते हैं, 2 दाना ले आते हैं। छुआ का और अपन पेट पोसही और किसी तरह से बच्चों का और अपना पेट पालते हैं। कहियो जो बुद्धि ज्ञान माए बाप ठीन सीखल ही, ससुरारे जो देखले करले आइल ही, महुआदारी चुआवा ही 2 पैसा हेवे है। ये बोल रहा है कि कभी कभी जो बुद्धि ज्ञान इसको माए बाप से, इसके माँ बाप से मिला है, सीखी है, और जो ससुराल में देखी है, की है, उसी से महुआ दारू चुआती है। देखो महुआ दारू चुआना मतलब बनाना, इनका प्रोसेस है। अब देखना महुआ का जब दारू बनता है ना, तो एक पतीला के ऊपर एक रखा जाता है और धीरे धीरे ड्रिपिंग जो सिस्टम होता है ना, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम देखे हो गया। अब सब छोड़ दो तो आप लोग। तो ये क्या होना कि वो एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में, फाइनल जो होता है ना वो अलग से निकलता है, तो ड्रिप बाय ड्रिप निकलता है। तो वही बोल रहा है कि उस तरह से दारू चुआते हैं। जैसे बूंद को आप जब चुआते हो, गिराते हो, तो बूंद बाय बूंद जो गिरता है ना उसको चुआना बोलते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि उस तरह से महुआ दारू चुआवा ही 2 पैसा हेवे है और 2 पैसा कमाते हैं। नून तेल जुटावा ही चुनिया के आँख के लोर एखन थमाए गेल रहे। ये सब बोलते बोलते उसके आँख में जो आंसू था वो थम गया था। किसका? चुनिया का। रघुनाथ तो उठे ले आगे बकाए हेल। रघुनाथ तो भाई अब उठने के लिए आगे बकाया था, मगर महेश्वर के कहल पर कि रह सुने दे बेचारी कर दुख सुख, घरे नहीं अब जाए के। ये बोला कि रुक जाओ, बेचारी का दुख सुख सुनने दो, ठीक है। रघुनाथ घुरी बैठी गेल रहे खटिया ऊपर। अब देखो रघुनाथ उठा था जाने के लिए, जाने के लिए बकाया था तो उठा, लेकिन महेश्वर जब बोला कि रुक जाओ बेचारी का दुख सुख सुनने दो, तो फिर वो खटिया के ऊपर बैठ गया।
महेशर फिर पूछले चुनिया के बेटियन के स्कूल भेजे ही कि नहीं, कि बेटी लोग को तुम स्कूल भेजती हो कि नहीं भेजती हो। अब देखो स्कूल का भेजे पर वही बाबा, एगो छौआठी घर ओगरही बबुआ के टेका है, खिलावा है, रखा है। बट ये बोलती कि स्कूल हम क्या भेज पाएंगे। एक जो छौआ है, एक जो बेटी है वो क्या करती है, जो उसका छोटा बच्चा है उसको ओगरही कि मतलब घर में रहती है, अगोरना मतलब किसी चीज़ का प्रतीक्षा करना, तो घर में रहती है। उसका जो बबुआ है ना, छोटा बच्चा है, उसको एक जो छौआ है मतलब उसकी एक बेटी जो है अपने बाबू के लिए, छोटा बच्चा था उसके लिए घर में रुकती है, रहती है, उसको पकड़ती है, उसको खिलाती है, उसको रखती है, ठीक है। और जो बड़की छगरी है मतलब बड़की वाली जो है, जो बड़की है मतलब बड़ी बेटी है, छगरी पटरू खसी बकरी जो होता है, दुगो हथी ओखिन के चरवे बजुए में रही जा है। वो बोली कि उन लोग को चराने वाने में रह जाती है। मतलब एक बेटी इसके छोटे बच्चे जो है, इसका जो छोटा बेटा उसको खिलाने के लिए रखने के लिए घर में रहती है, और दूसरी जो इसकी बेटी है वो छगरी पटरू मतलब खसी पाठी जो है उसको चराने के लिए में बिजी रहती है। बापा रहल थी तो छौआनो स्कूल जात ला थी। ये बोल रहा है कि अगर उसके पापा रहते तो उन लोग भी स्कूल जाती थी। हमू छौआन के पढ़ावल त्रियन, मगर का करो जखन हमार किस्मत फूटल है तखन ककरा दोष देवे। ये बोला कि हम भी अपने बच्चे लोग को पढ़ाते, बेटियन को पढ़ाते, लेकिन जब हमारा किस्मत फूटा हुआ तो हम किसको दोष दे। नैहरो लोग कोनो आशा भरोसा मदद पायो के नेखे सेले जे हेतै ऊपर ओला के, जखन एहे मर्जी है तखन आर के करी पारिये। ये बोल रहा है कि देखो नैहर से भी, नैहर मतलब समझ रहे हो ना, मैके नैहर जो होता है, ये बोला वहाँ से भी हमको कोई भरोसा नहीं है, कोई आस नहीं है, कोई मदद नहीं मिलता है। तो भाई हम छोड़ दिए ऊपर वाला का, कि जो जब उसका ऊपर वाला का यही मर्जी है तो हम क्या कर पाएंगे। चुनिया निडर है कि बाबा महेशर के आगे अपन दुख सुख खोली के राखे लागे। अब चुनिया जो है ना अब थोड़ा निडर हो गई थी, क्योंकि इतना बात बढ़ गया था तो महेशर से उसको डर नहीं लग रहा था। एक एक बात को अपना जो भी सुख दुख था उसको खोल के महेशर के सामने रख रही थी। तो कहा हाय ठीक बाबा, मगर सोची देखिए, सोची आवा ही हम छुआ के स्कूल एखन भेजे नहीं पा रही। चुनिया बोल रही, बोला कि तोहे तो ठीक कहे बाबा, ठीक है, तोहे तो कहा है ठीक है बाबा, कि आप जो बोल रहे हैं बाबा वो ठीक ही बोल रहा है, लेकिन हम सोच के भी सोचे कि बच्चा लोग के, लेकिन फिर भी हम स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। ये चुनिया बोली। से काहे पूछल महेशर ने फिर पूछा कि वो क्यों। अब बताती है कि बड़ छुआटी छगरी पटरू नहीं देखी दे तो छुआ के लुगा फाटा कहाँ ले देवे। ये बोले कि अगर बड़ी लड़की छगरी पटरू जो है खसी उसी को अगर बकरी को नहीं चराएगी तो उसको हम लुगा फाटा मतलब कपड़ा लता कहाँ से देंगे। ऐसा इसने क्यों कहा, इसलिए कहा कि देखो ये जो क्या कहते हैं, ये बकरी वकरी जो लोग पालते हैं तो इनके बच्चे जैसे ही होते हैं ना, तो फिर ये बड़े वालों को बेच देते हैं। तो भाई बेच के 2 पैसा जो मिलता होगा उससे इन लोग लुगा फटा जो बोल रहे हैं, कहने का मतलब कि कपड़ा वपड़ा इन लोग खरीदते होंगे। अब देखो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। छोटकी बाबूटा के जो दिना रखा है, एक सेकेंड, अब बोल रहा है कि बड़ी वाली बेटी तो भाई छगरी पटरू चराती है, अगर नहीं चराएगी उसको कपड़ा लत्ता कहाँ से देंगे। अब छोटकी बाबू टाके जो दिना रखा ही तो हम पर पेठिया हाट बाजार कहूँ जाए नहीं पा रहा, फिर एक इनके खिलावे इन कैसे। ये बोला और अगर छोटी वाली जो मेरा बेटा है उसको नहीं संभालेगी तो हम हाट बाजार कैसे जाएंगे, कोई भी काम धंधा कैसे करेंगे, इन लोगों को कैसे खिलाएंगे। क्योंकि मान लो ये दातुन बेचती है, पतई तोड़ के शहर में बेचती है, दारू बनाती है, तो उसको भाई अगर बच्चों के संभालने में रहेगी तो सब काम नहीं कर पाएगी, वो काम नहीं कर पाएगी, 2 पैसा आएगा नहीं, और 2 पैसा आएगा नहीं तो इन लोग सब खाएगा क्या। तो यही दुख वो बता रही थी। ठीक है, चलो अब देखो, जगठिन धान संपत्ति रहे है, सवांग निचूत रहे है, ओखिने छुआ पुता पड़े पा रहे है। भाई जिसके पास धन संपत्ति रहता है, सवांग निचूत कहने का मतलब जो शरीर से मजबूत होता है उसी के छुआ पुता मतलब बाल बच्चे पढ़ पाते हैं। एगो गाँव में देखा इन जाकिन के थोड़ कुछ है इन, ओखिने के छुआ पढ़े लिखे लागल हथिन। इस गाँव में देखते हैं कि जिसके पास थोड़ा कुछ है उसी का बाल बच्चा पढ़ता है। ई टोला गाँव में 2-4 घर छुआ पढ़ल लिखल हथिन। इस टोला में जो बेदिया टोला जहाँ लोग गए थे, इस टोला में 2-4 घर छुआ जहाँ पढ़े लिखल थे, बाकी सब हमारे जैसन हथ, बाकी सब इसी के जैसे हैं। चुनिया ज्ञानी लिखे महेशर के ज्ञान दिए लगल। अब चुनिया जो थी ना वो ज्ञानी जैसा महेशर को ज्ञान देने लगती है। कोनो ऐसा घर ही आसे पासे टोला नेखे जहाँ हम धांग रोनो रही के छुआ के स्कूले
जा देखो ये क्या बोल रहा है कि कोनो ऐसन घर ई आसे पासे टोला नखे जहाँ हम धंगरोनो रही के छुआ के स्कूले पढ़ावत लिए और धंगरीनो रहले हमार सब छुआ के पोसी पासी देते लोग का। ये बोल रहा है कि इस टोला में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे ये नौकर रह के भी, नौकरानी रह के भी, दाई रह के भी अपने बच्चा लोग को पढ़ा सकती है। और अगर नौकरानी रह भी गई तो भाई बच्चा लोग को पोसेगा पालेगा कौन, क्योंकि दिन भर तो वहाँ काम में व्यस्त रहेगी। तो वही बोलती है धांगड़ो मतलब काम करने वाली नौकरानी दाई। चुनिया बोलत रही, महेश्वर और रघुनाथ चुप रहत। अब चुनिया बोल रही थी और महेश्वर और रघुनाथ दोनों सुन रहा था, चाचा भतीजा। चुनिया फिर बोले लागल, आपन सब लाज बीच छोड़ी के केकरो लॉन्डिनो रहले तो हमार ई छुआ पुता के नहीं देखी। ये बोल रहा है कि जैसे मान लो उसका पति नहीं था, वो विधवा हो गई थी, तो बोल रहा है कि देखो नौकरानी रहने से भी काम नहीं बन रहा है, और अगर हम सब कुछ लाज शर्म छोड़ भी दे और किसी की लॉन्डी भी बन के रहें, कहने का मतलब कि अगर ये दूसरा शादी या किसी के साथ में संबंध में आ जाए, किसी दूसरे मर्द के साथ, ठीक है। लॉन्डी एक थोड़ा सा गांव में बोला जाता है शब्द है, शब्द का मीनिंग थोड़ा निगेटिव सेंस में है कि अगर हम किसी की लॉन्डी भी बन के रहें, मतलब सेकंड वाइफ या सेकंड अफेयर में भी रहें, तो क्या हमारे छुआ पुता जो है बाल बच्चों को देख लेगा, संभाल लेगा, देखी समराय दे। सेले जखन तक हम अपन छुआ के पौध नहीं करे पा रही है, इसलिए सेले जब तक ये अपने छुआ को मतलब बेटे को पौध नहीं करे पा, मतलब बड़ा नहीं कर लेती है, तखन तक और हमारा सोचे के उपाय नहीं है, तब तक इसके पास सोचने का कोई उपाय नहीं है। एमसीसी और सरकार कर पुलिस कर मारल हम उठे जे नहीं पारे लागल ही। ये बोल रहे कि एमसीसी सरकार और पुलिस का मार इस पे ऐसा पड़ा है, इसका पति का डेथ जो हुआ है ये उठ नहीं पाई है, ये इस सोच से ही नहीं उठ पा रही है कि हमको पोसना पालना, बस जिंदा रहना है, ठीक है, किसी तरह से अपने बच्चे को बड़ा करना है। रात दिन सोचा ही हम जियब कैसे, हम रात दिन सोचते हैं कि हम जिएंगे कैसे, मैं जीऊंगी कैसे, ठीक है। चुनिया एक बारगी चुप है गई। चुनिया अचानक से एक बारगी में तो नहीं होता कि बोलते बोलते रुक जाना अचानक से, तो एक बारगी चुप है गई, चुप हो गई। रघुनाथ और महेश्वरो उठी के चले लागल, रघुनाथ और महेश्वरो उठी के चल लागला, ठीक है, कि रघुनाथ और महेश्वर दोनों उठ के वहां से अब चलने लगे, ठीक है। तो ये देखो ये खोटा की पूरी कहानी थी, ये इसका दुख दर्द था कि ये बताती है कि देखो एमसीसी सरकार और पुलिस के गलती की वजह से चाहे जो भी रीजन रहा हो, मेरा पति तो मारा गया, अब हमको हमारे बाल बच्चों को बड़ा करना, उनको पोसना पालना, खाने का जुगाड़ करना, इतना ही से हम सोच से उठ नहीं पा रहे हैं, तो बाकी हम स्कूल क्या भेजेंगे, ठीक है। और ये अपना दुख बताती है कि अब तुम बस इसी सोच में रात दिन हम यही रात दिन सोचते हैं कि हम जिएंगे पहले कैसे, क्योंकि मेरे पास कोई धन संपत्ति थोड़ी ना, हमें तो आज कमाना है, आज खाना है, तो हम दिन भर यही सोचते रहते हैं कि हम अब जिएंगे कैसे, ठीक है। और ऐसे बोलते बोलते चुप हो जाती है। रघुनाथ और महेश्वर वहां से उठ के चल जाता है। देखो कहानी बड़ी थी, ये तो मैंने अभी खोटा का आपको बताया, अभी मैं इसका हिंदी वाला पार्ट भी बताऊंगा, उसके बाद फिर एमसीक्यूज भी लेके आऊंगा। तो गाइज आइए अब इसको हम हिंदी में समझते हैं। अभी तक मैंने आपको खोटा में समझा दिया, अब हिंदी में फटाफट देखते हैं। उसके बाद चूंकि एमसीक्यूज भी है तो ये वीडियो फिर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन क्या करूँ, चूंकि एक एक चीज़ आपको समझाना है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप इत्मीनान से देखो, कहानी है। अब मैंने जो खोटा को आपको ट्रांसलेट किया, बस मैं हिंदी में मैंने इसको बना के रखा है, आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। चलो बस मैं अब कहानी पढ़ता हूँ, सब कुछ मैंने समझा दिया है। महेश्वर और पार्वती 10-15 दिन के लिए अपने रिश्तेदारों से मिलने जुलने जा रहे थे, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई है कि भाई उन लोग अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे 10-15 दिन के लिए। दिन में एक मतलब दूसरा गांव गए थे और शाम होते हुए मुरपा पहुंचे। मुरपा इनको जाना था, तो शाम को मतलब मुंह अंधेरा समय ये मुरपा पहुंचे थे। मुरपा में महेश्वर का गोतिया भतीजा सब रहते थे। कौन रहता था? गोतिया भतीजा रहते थे। महेश्वर शादी ब्याह के अवसर पर 1-2 बार आया गया था, पर उसकी पत्नी पार्वती कभी भी इस इलाके में नहीं आई थी। महेश्वर शादी ब्याह का प्रोग्राम में इस गांव में 1-2 बार आया गया था, लेकिन उसकी पत्नी कभी भी नहीं आई थी। उसकी पत्नी कौन है? पार्वती। महेश्वर का टैक्सी गाड़ी जैसे ही घुसा, मर्द बेटा सब इधर उधर भागने लगे। महेश्वर का टैक्सी गाड़ी गांव में जैसे ही घुसता है, सारे जेंट्स इधर उधर भागने लगते हैं। महिलाएं कोई भी गाड़ी के नज़दीक आने का हिम्मत नहीं किए। भाई जो लेडीज़ थी वो भी गाड़ी के नज़दीक आने की हिम्मत नहीं की। तो लाचार होकर महेश्वर गाड़ी से नीचे उतरा और रघुनाथ उसका भतीजा के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। अब दरवाज़ा खटखटा के बोलता क्या है? दरवाज़ा खटखटाता है, लाचार होकर गाड़ी से नीचे उतरता, बुलाने लगता है कि रघु, ए हो रघु, हम तुम्हारा काका महेश्वर हैं, दरवाज़ा खोलो। देख कभी नहीं आई थी वो, का क्यों आई है?
तो भाई जो काकी कभी नहीं आई है वो आज आई है, डरने का कोई बात नहीं है, सर सिपाही हम लोग के साथ नहीं है रे बाबा। और ये बोल के वो दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है कि भाई हमारे साथ कोई सर सिपाही नहीं है, और देखो तुम्हारी काकी भी आई है जो आज तक कभी नहीं आई है। अब जो रघु की पत्नी है बड़की, जो कि भंदरुआ की माई है, वो जो कि पितियान सास लगेगी, ठीक है, सॉरी, जो रघु की पत्नी है जो बड़ी है, जो भंदरुआ की माँ है, उसको कौन बुलाता है? तो भाई पार्वती बुलाती है कि देखो एक पितियाइन सास आई है। चूंकि रघु की पत्नी के लिए ये जो पार्वती है, महेश्वर की पत्नी, महेश्वर की वाइफ जो पार्वती है, रघु की पत्नी फूलसरी के लिए ये क्या लगेगी? ये पितियाइन सास लगेगी इसकी, ठीक है। तो ये बोलती है कि देखो पितियाइन सास आज तुम लोग को खोजने आई है, और तुम लोग 6 बजे शाम को ही भालू बंदर सियार के डर से शाम को ही लुका गए हो। पार्वती ऐसा बोलती है, महेश्वरी बोलता है दरवाजा खोलने के लिए। अब क्या होता है देखो, बड़ी देरी में आवाज पहचान कर रघु की पत्नी, बहू नहीं, रघु की पत्नी, रघु बहू मतलब रघु की पत्नी, ठीक है, किसी के नाम से ही बुलाते हैं ना किसी को। तो रघु की पत्नी बाहर आई, देखी पहचानी, उसके गोतिया घर के छोटे काका काकी लगते थे, तो पहचान गई देख के। रघु की बहू और उसकी पतोहू सब निडर होकर दोनों के घर के आंगन में ले गई। वो लोग पहचान गए। पहचानने के बाद थोड़ा साहस आया कि ठीक है रात में कोई दूसरा लोग नहीं है सामने। उन लोग को अंदर ले गई, आंगन में ले गई। पुरखा आए हैं, मतलब रिश्तेदार आए हैं, इसलिए झटपट तीनों सास पतो पैर छूने लगे इन लोग का। महेश्वर और पार्वती को लोटा पानी दिए, जैसा कि गांव में प्रचलन है, कोई भी आता है तो उसको स्वागत के लिए एक लोटा पानी दिया जाता है। अब क्या हुआ कि जब इन लोग घर में आ गए, इन लोग को एक लोटा पानी मिला, हाथ पैर दोनों धो लिए, धो के बैठ गए। महेश्वर और पार्वती दोनों बैठ गए। अब रघु की बहू की खातिर तो काका काकी दोनों इस समय महादेव और पार्वती जैसे भगवान खड़ा हो गए थे। जब कोई गेस्ट इस तरह से घर में आता है तो भाई जो उनके सगे संबंधी छोटे होते हैं उनके लिए तो भाई जो बड़े होते हैं एक तरह से भगवान का रूप होते हैं। तो उनको लगा कि ये तो भगवान आ गए हैं, जिसका कभी भी आशा नहीं किया था वो लोग यहाँ पहुँच गए हैं। वो आदमी जिसका मान सम्मान घर के बाहर नहीं गया, मतलब इज्जतदार रहा, दुनिया समाज में रहा, चाहे वो जिस कारण से भी रहा, बल धन विद्या जिस कारण से भी रहा, अगर वो अचानक किसी साधारण परिचित परिवार के घर पहुंचता है तो उसका दर्शन अचानक भगवान के दर्शन से कम नहीं माना जाता है। ये मैंने आप लोग को बताया कि अगर कोई बहुत इज्जतदार व्यक्ति किसी साधारण व्यक्ति के यहाँ पहुँच जाए तो साधारण व्यक्ति के लिए तो वो बड़ा व्यक्ति जो है भगवान के जैसा होता है। ठीक है कि भाई इतना बड़ा लोग हमारे घर में आए हैं तो उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, उससे कम नहीं मानते हैं। ऐसा ही खुशी का मौका रघुनाथ के परिवार में था। रघु की पत्नी, बहू नहीं, रघु की पत्नी, यहाँ भी पत्नी होगा। रघु बहू जो है रघु की पत्नी खुश थी क्योंकि उसके घर भगवान और भगवती पहुंचे थे, वो भी बिन बुलाए पहुंचे थे काका काकी। उतना ही उसके मन में बड़ी चिंता भी थी। भाई देखो इन लोग पहुंचा तो रघु की पत्नी खुश तो हुई कि भाई काका काकी आ गए, लेकिन उसके मन में एक चिंता भी हो रहा था। अब देखो चिंता क्या था, वो देखो चिंता यही था कि भगवान भगवती रूप में आए काका काकी का स्वागत किस तरह से सेवा कर पाएगी, किस तरह से स्वागत कर पाएगी। क्योंकि शाम को आए हैं, बहुत समृद्ध परिवार नहीं है तो बहुत सारे साधन नहीं है कि हम कुछ ही बना के कुछ भी खिला दे, तो उस तरह से उसे चिंता हो रहा था। जबकि सब बेटा नाती पोता गाड़ी का लाइट देख के तो भाग गए थे, जेंट्स तो कोई था नहीं, तो किस तरह हम काका काकी का आओ भगत सत्कार कर पाएंगे, इसी चिंता में वो डूब रही थी। ठीक है, इस चिंता में वो डूबने लगी। उसी समय पार्वती, अब जब उसको ये चिंता हो रहा था कि अब काका काकी तो आ गए हैं, मन में उनके लिए भगवान से कम श्रद्धा आस्था नहीं है, लेकिन उस समय जब इसको चिंता हो रहा था तब उसकी जो काकी है, जो पार्वती है, वो बोलती है कि बहू तुमको कोई चिंता करने की, फिक्र करने की दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है। अभी हम लोग तुम्हारी ननद मोहरी के यहाँ से खा पी कर आए हैं। ये बात पार्वती मतलब महेश्वर की पत्नी बोलती है रघु की वाइफ को, फूलसरी को। और ये बात सुन के उसके मन में थोड़ा सा, इसके साथ ही वो बोलती है कि अब जो खिलाना पिलाना हो सुबह खिलाना पिलाना, क्योंकि एक जगह और जाना है फिर वहाँ से लौट आना है, तो तुम बाकी जब हम आएंगे जाके एक जगह से लौट आएंगे, तुम खिलाने पिलाने का अपना व्यवस्था देख लेना। अब रघुनाथ की पत्नी, सॉरी यहाँ बहू नहीं होगा, बार बार मिसप्रिंट हो गया है। रघुनाथ की पत्नी पार्वती के बात पर विश्वास करके थोड़ा स्थिर हुई। अब थोड़ा उसे धीरज आया कि चलो ठीक है, जब काकी ने ऐसा बोल दिया तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, मगर सादा माठा खाना तो बनना ही है। लेकिन सादा माठा जो होता है, गाँव में क्या होता है, मट्ठा लगभग आपको हर जगह मिलेगा, तो उस तरह का चीज़ बनाई है। अब उसकी जो अब जो रघु की पत्नी है उसकी भी तो भाई उसके बच्चे की वाइफ है, तो वो तो उसकी पतोह लगेगी, तो उसको बड़ी वाली पतोह को बुलाती है और बोलती है कि
बेटी काका तो यहाँ, काका ससुर तो कितनी बार आए गए हैं, काका ससुर बहुत बार आए गए हैं, लेकिन काकी सास का ये पहली बार आना हुआ है। पता नहीं फिर कब इतना दूर आना होगा, इसलिए उनका स्वागत होना चाहिए और इनके गाड़ी में भी 2 लोग हैं, उनको भी खाना जाना चाहिए। तो ये बात कौन बोलता है? फुलसरी बोलती है। किसको बोलती है? अपने बहू लोग को बोलती है, ठीक है। उसके जो बाल बच्चों होंगे, उनकी जो पत्नी है, उनको बोलती है कि भाई काका ससुर तो आए गए हैं, लेकिन काकी पहली बार आए हैं, तो भाई इनका भी स्वागत होना चाहिए, और बाकी जो 2 लोग गाड़ी में हैं जिनके साथ आए हैं, उनको भी खाना जाना चाहिए। अब सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। फुर्सत पाकर महेश्वर पार्वती अपने पतों के साथ घर का सर समाचार बोलने लगते हैं, सुनने लगते हैं। फिर इन लोग सब आपस में बैठ के, जैसे नहीं होता कि बहुत दिन बाद आते हैं तो घर परिवार का हाल चाल लिया जाए, सर समाचार लिया जाए, तो वैसा इन लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं। देखो मैंने वहाँ बड़ा आराम से बताया, तो मैं यहाँ थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बिकॉज कहानी थोड़ी बड़ी है और बाद में मुझे MCQs भी कराने हैं, सो इट्स गोइंग टू टेक हेल लॉट ऑफ टाइम, सो थोड़ा मैं फास्ट जा रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं जो मैं अभी नहीं बताया हूँ आपको, उधर खोटा जब पढ़ा रहा था। अब देखो, जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकला, कौन? महेश्वर जैसे ही दरवाजा खोल के बाहर निकलता है कि उसका भतीजा रघुनाथ मिलता है। रघुनाथ जो मिलता है उसका पैर छूता है, और पैर छू के पहले तो अपना हाथ पैर धोता है, उसके बाद काका का पैर छूता है, और फिर पूछता है कि आज इस तरफ कैसे पहुंच गए काका, इस तरफ आपका कैसे आना हो गया? तब उसका महेश्वर जो है वो जवाब देता है कि क्या कहें, घूमने के लिए बाहर निकले थे तुम्हारी काकी के साथ, सगे संबंधियों का घर दूरा देखने का मन किया, सोचे कि अपन आदमी से भेंट मुलाकात कराएंगे, और ई इलाका में भी कितना देखने सुनने का जगह है, घूम कर आएंगे, इसीलिए 10-15 दिन का प्रोग्राम लेकर चले हैं। तो जैसे ही रघुनाथ पूछता है महेश्वर से कि भाई काका इतने दिन बाद इधर कैसे आना हुआ, तो महेश्वर बोलता है कि बस घूमने फिरने के प्रोग्राम से निकले थे, तुम्हारी काकी को लेकर निकले हैं, तुम्हारे इलाके में बहुत कुछ घूमने लायक भी है, तो सोचे सबको देख लेंगे, 10-15 दिन का प्रोग्राम बना के हम निकल चले हैं। ठीक है, लुगु धाम जाने का विचार है, फिर पारसनाथ धाम जाने का विचार है, और जिधर लोग कहेंगे उधर उधर जाने का विचार रखे हैं। ये बोलता है कि लुगु धाम, ये देखो लुगु धाम और पारसनाथ धाम याद रखना कि भाई महेश्वर काका कहाँ घूमने के प्रोग्राम से आए थे, तो विशेषकर ये दोनों प्रोग्राम तो लेके आए थे, लुगु धाम और पारसनाथ धाम घूमने का, और जिधर लोग कहेंगे उधर उधर जाने का विचार रखे हैं। थोड़ा रुक कर देखते हैं जहाँ जहाँ प्रोग्राम है पहुँच पाएंगे कि नहीं। तो ये बोलते हैं कि हम लोगों से जानेंगे भी कि और कहाँ कहाँ जाना चाहिए। लुगु धाम पारस धाम तो पारसनाथ धाम जाने का तो प्रोग्राम है ही, और जहाँ जहाँ लोग बताएंगे वहाँ देखेंगे कि जा पाते भी है कि नहीं। लेकिन बोला कि यहाँ तुम लोग का गांव तो आने से हमको दूर ही महसूस हुआ, क्यों? क्योंकि जैसे ही टैक्सी घुसा सब मर्दाना टैक्सी देखकर भाग गया, छिप गया, छिप नहीं होगा छिप गया। हमको बड़ा आश्चर्य लगा कि इतना डर तुम लोग को क्यों है। अब महेश्वर प्रश्न पूछता है कि तुम लोग जब मेरा टैक्सी घुसा शाम को, तो तुम लोग को जितने भी जेंट्स लोग थे सब भाग गए, छिप गए, क्यों? तुम लोग को इतना डर किस चीज़ का है? इस बात का हमको आश्चर्य हुआ। अब महेश्वर ये क्वेश्चन पूछ के रघुनाथ के जवाब का प्रतीक्षा करने लगा, कि महेश्वर रघुनाथ के जवाब का प्रतीक्षा करने लगा। अब रघुनाथ जवाब देता है महेश्वर को कि काका पुलिस के डर से सब पुरुष यहाँ नहीं, आसपास के सब गाँव में लुक छिप जाते हैं, लुकाए छिपाए लगने मतलब छिपने लगते हैं। पुलिस MCC एरिया कह के दौड़ाते रहती है, सबको परेशान करती है। रघु एक सांस में बताने लगता है। रघु महेश्वर को बताता है कि सिर्फ इसी गांव में नहीं, आसपास के सभी गांव में जब कोई गाड़ी आता है पुलिस की, तो लोग डर के भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस एरिया को पुलिस ने MCC का एरिया बोल के यहाँ के लोगों को काफ़ी प्रताड़ित और परेशान किया है। ठीक है, अब देखो शाम ये भी बताता है कि आप लोग जब आए तो शाम था जब आप लोग गांव में घुसे, तो लोग समझ नहीं पाया कि टैक्सी गाड़ी किसका गाड़ी है, वो समझ ही नहीं पाया। नॉर्मली मारुति गाड़ी देखकर या टैक्सी गाड़ी देखकर वो नहीं डरते हैं, लेकिन पुलिस गाड़ी देखकर डर लगने लगता है। ये डर लगने लगता है। और अगर पुलिस की गाड़ी आती है और कम लोग रहते हैं तब तो ये लोग छिप जाते हैं कहीं। लेकिन अगर ये ज़्यादा संख्या में होते हैं तो मुठभेड़ कर लेते हैं, झड़प कर लेते हैं पुलिस के साथ। ठीक है, इस समय यहाँ मर्द लोग कम रहते हैं, इसलिए इधर उधर छिप के रहते हैं। ये बोल रहा है अभी के समय जब शाम को आप आए हैं तो यहाँ मर्द लोग वैसे भी कम है, इसलिए बाकी जो लोग थे वो तो आपको देखते छिप जाते हैं। जानने के बाद कि दुश्मन की गाड़ी नहीं है, ये धीरे धीरे सब बाहर आते हैं। और अब चुपकी जब जान जाएंगे कि नहीं भाई ये टैक्सी गाड़ी थी, ये दुश्मन का नहीं है, तो भाई ये लोग सब बाहर आएंगे। अब रघु काका को सब रिपोर्ट देने लगा। चलो यहाँ तक खत्म। रघु कहने लगा कि क्या जो कहें, क्या जो सुनाएं, ई इलाका का दुख दर्द, ई MCC पुलिस के झगड़ा में, तो ये झगड़ा होगा, झगड़ा में हम गरीब सब पिसाने लगे हैं।
बाजार शहर से दूर जंगल झाड़ में सुख शांति खातिर बाप का घर दूरा छोड़कर बसेगी, खेती बाड़ी करेंगे, जीने का खोजे, पर जितना परेशान हो रहे हैं वो तो यहाँ के रहने वाला ही जानता है। ये बोल रहा है कि देखो हम लोग बाप दादा की संपत्ति छोड़ के शहर से दूर इस जंगल झाड़ में रहेंगे, कमाएंगे, खेती करेंगे, चैन से जिएंगे, लेकिन यहाँ जो लोग रह रहे हैं वही बताएंगे भाई कितना परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस एमसीसी का एरिया बोल के इनको तंग कर रही थी। रघु थोड़ा चुप हो गया। रघु फिर थोड़ा चुप हो जाता है। दरवाजा का पिंडा ऊपर बैठे बैठे वो दोनों उठकर चलने लगते हैं। अब जो घर के दरवाजे के बाहर में जो बना हुआ मेड़ होता है, पिंडा जिसे आप बोलते हैं, वहाँ लोग बैठे हुए तो फिर वहाँ से उठकर चलने लगते हैं। इस समय तक रघु जो था वो पिया नहीं था, वो महुआ दारू पीने वाला व्यक्ति था। वो महुआ दारू पीने को छटपटाने लगा। इस समय तक तो नहीं पिया था, लेकिन जैसे जैसे शाम बढ़ रहा था उसका दारू पीने का जो आदत है वो मजबूर कर रहा था, उसका नस टान रहा था, छटपटा रहा था कि हमको पीना है। रघु सोचा कि उसका महेश्वर काका तो पीता नहीं है, इसलिए गुरुजी काका को चलाने को सोचा कि काका तो पीता नहीं है तो जाएंगे नहीं, तो चलो इनको कुछ बोल के चलाते हैं। तो बोलता है कि चलो काका थोड़ा टहल लेते हैं, घूम फिर के गरीब गुरबा का हाल चाल ले लेते हैं। ये काका को बोलता है, चाचा काका दोनों सेम ही है, कि भाई चलो चाचा थोड़ा टहल लेते हैं, गरीब गुरबा जो होते हैं उनका हाल चाल ले लेते हैं। वो सीधा सीधा नहीं बोल पाया कि चलिए थोड़ा पीकर दिन भर का थकान दूर कर लिया जाए। रघु जो है अपने चाचा महेश्वर को सीधा सीधा नहीं बोल पाया। उसका पीने का मन करा कि चलिए थोड़ा पी लेते हैं और पी के दिन भर का थकान मिटा लेते हैं। तो कैसे बोला कि चलो चाचा थोड़ा टहल वहल लेते हैं, रास्ते में जो गरीब गुरबा मिलेंगे उनका हाल चाल ले लेंगे। आप भी गाँव देखने आए हो तो आपको भी आनंद आएगा। अब काका महेश्वर को क्या पता कि उसका भतीजा रघु का नस टालने लगा है और दारू पानी के जुगाड़ में वो जुगाड़ में है। भाई काका को तो ये नहीं पता था ना कि जो टहलने के लिए बोला है तो बेदिया टोला ले जाएगा और अभी दारू वारू पिलाएगा। तो ये बात उनको नहीं पता है कि भाई भतीजा का नस टान रहा है, अब उसको दारू पीने के लिए जुगाड़ बना रहा है। वो रघु के साथ बेदिया टोला जाने के लिए चल पड़े। कहाँ गए? बेदिया टोला। इस टोला का नाम क्या है? बेदिया टोला। याद रखना, ये सब प्रश्न बनेंगे। बेदिया टोला जाकर वो आवाज दिया, कर्मी माई दरवाजा खोलो हम है। कर्मी की माँ को आवाज देता है कि कर्मी की माँ दरवाजा खोलो हम है। रघु का बात पूरा नहीं होता कि कर्मी की माँ दरवाजा खोल देती है उसका आवाज पहचान कर, और फिर क्या होता है कि रघु घुसा, साथ साथ महेश्वर भी आंगन में घुसा। अब क्या होता है कि जब दरवाजा खुलता है तो रघु घुसता है, उसके साथ साथ उसके काका या चाचा महेश्वर भी आंगन में घुस के जाते हैं, बैठते हैं। आंगन में कर्मी की माँ चुनिया ने खटिया बिछा दिया था। खटिया ये भी नहीं होगा, खटिया बिछा दिया था। रघु ने कहा कि दे एक बोतल दारू और गिलास। रघु ने चुनिया से बोला, जो कि कर्मी की माँ थी, कि भाई हमको एक बोतल दारू और 2 गिलास दो। चुनिया थोड़ा देर के बाद क्या होता है, 1 बोतल भर के दारू और 2 गिलास लाके रघु के आगे रख दी। ठीक है। रघुनाथ दोनों गिलास में दारू भर के 1 गिलास काका महेश्वर के पास घसका दिया और फिर हाथ में उठा के काका को दिया, लो काका। अब क्या होता है कि जब इन लोग बेदिया टोला का ड्रामा करके रघुनाथ तो ले आया काका को, और यहाँ आते के साथ आवाज़ दिया किसी घर में जाके कि एक कर्मी की माँ दरवाज़ा खोलो, हम है रघु। कर्मी की माँ जैसे ही उसका बात पूरा नहीं होता कि दरवाज़ा खोलती है, और खोलने के बाद देखती है कि भाई तो रघु है। तो भाई ये दोनों कोई अंदर आते हैं आंगन में, वहाँ खटिया बिछा देती है चुनिया की माँ, तो इन लोग बैठ जाते हैं। बैठने के बाद रघु बोलता है कि 1 बोतल दारू और गिलास लाओ। चुनिया जाती है, 1 बोतल दारू और 2 गिलास लाके उसके आगे रख देती है। अब रघु क्या करता है कि दोनों गिलास में दारू बनाता है और धीरे से काका की तरफ घसकाता है, मतलब चाचा महेश्वर की तरफ घसकाता है, और बाद में उसी गिलास को उठा के चाचा को बोलता है कि लो चाचा तुम भी पियो। महेश्वर गिलास नहीं लिया। अब उसका काका था या चाचा था, वो गिलास नहीं लिया। वो कहे कि हम दारू मौत नहीं पीते हैं, ना पी ही, ठीक है, नहीं पीते हैं। तो रघु बोलता है कि अच्छा काका तो हम शुरू करते हैं। अब वो महेश्वर को बोलता है कि ठीक है काका हम शुरू करते हैं। तब महेश्वर बोलता है कि हाँ तुम अपना काम पूरा करो, इसमें हम कोई बाधा विघ्न नहीं देंगे, तुम खाओ पियो, कोई मना नहीं है। महेश्वर ने रघु का लाज शर्म तोड़ा। अब चूंकि छोटा था, ये ऑफर किया, चाचा मना कर दिए, महेश्वर काका मना कर दिए, और महेश्वर काका को भी बुरा लगा। तो महेश्वर काका ने बोला कि नहीं तुम खाओ पियो, हम इसमें कोई तुमको तकलीफ विघ्न बाधा नहीं देंगे। और ये ऐसा इसलिए बोले क्योंकि ताकि रघु का शर्म लाज टूट जाए, अदरवाइज सही से खाएगा पिएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि चाचा तो घूमने आए तो उनको इसका मतलब था नहीं। ये बोल के रघु का लाज शर्म तोड़ दिया कि चलो तुम खाओ पियो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब रघु दारू पीने लगा। अब महेश्वर पास ही बैठल चुनिया को देखा, चुनिया भी महेश्वर के आंख में आंख मिलाई। अब वहाँ चुनिया चूंकि बैठी हुई थी, चूंकि दारू और पानी गिलास दी थी, तो इधर मान लो रघु, इधर महेश्वर, और इधर खटिया पीने को बैठे थे, चुनिया इधर बैठी थी। तो महेश्वर चुनिया को देखा, चुनिया ने भी महेश्वर को देखा। उन लोग का आंख में आंख जब मिला
अब देखो, चुनिया के मुंह कान देखकर महेश्वर के मन में नाना रकम के सवाल उठने लगे। उसका चेहरा देख के महेश्वर काका जो है, चुनिया का चेहरा देख के उसके मन में बहुत तरह के सवाल उठने लगे। वो प्रश्न पूछने लगा कि आए हो, इस घर का मालिक कहाँ है, कि इस घर का मालिक कहाँ है, तुम जिस घर में हो मतलब उसका पति कहाँ है। चुनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उसके आंखों से आंसू बहने लगा। वो कुछ बोलने को सोची पर अपन आंख का आंसू छुपाने का कोशिश करने लगी। चुनिया देखो ऐसे तो कोई जवाब दी नहीं कि घर का मालिक कहाँ है। वो कुछ बोलना चाहिए भी, लेकिन उसके आंख से धीरे धीरे आंसू निकलने लगा, ठीक है, और वो आंसू छुपाने की कोशिश करने लगी, ठीक है। महेश्वर ने फिर पूछा, तुमने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तुमने मेरे सवाल का, जो महेश्वर ने सवाल पूछा चुनिया से, तो बेचारी कुछ बोली नहीं क्योंकि उसका पति मर गया था। तो जैसे अक्सर भी होता है, अगर कोई किसी का मतलब बहुत प्यार करने वाला है, फिर समझो कोई किसी का सगा संबंधी मर जाए जिससे आप बहुत प्रेम करते थे, जिसके बिना आपका ज़िंदगी में बहुत कष्ट है, और कोई आपसे पूछ लेता है उसके बारे में, तो अचानक से आपके आंख से आंसू निकल आता है। तो बेचारी कोई जवाब नहीं दी, वो आंसू बहाकर चुप हो गई। तो महेश्वर पूछता है कि मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और आंसू बहाकर चुप हो गई। तब चुनिया बोलती है कि बाबा तुम्हारे सवाल का क्या जवाब देंगे। चुनिया ने अपने आंख का आंसू पोंछते पोंछते बोली, घर का मालिक पुलिस और एमसीसी की मुठभेड़ में मारा गया। मतलब उसका पति जो था, कौन था पति, तो डमरू जो था, डमरू उसका पति था, वो पुलिस और इसके मुठभेड़ में, एमसीसी की मुठभेड़ में, एमसीसी होगा म लिखा हुआ, एमसीसी की मुठभेड़ में मारा गया। छोटा छोटा 2-4 खेत बाड़ी है, उसको भी संभाल नहीं पाते हैं, किसी तरह से बाल बच्चों को पोस पाल रहे हैं। चुनिया के आंखों से फिर आंसू बहने लगा। वो बोलती है कि मेरा पति तो भाई पुलिस और एमसीसी की मुठभेड़ में मारा गया, 2-4 खेत बाड़ी है, उसमें भी खेती होती नहीं कर पाते हैं, किसी तरह से अपना बच्चा लोग का पेट जो है पोस पाल रहे हैं। और ये बोलते बोलते चुनिया के आंखों से फिर आंसू बहने लगा। थोड़ा देर सब चुप रहे। भाई जब इस तरह का सिचुएशन हो कि कोई व्यक्ति रोना स्टार्ट कर देना, तो सब एक मतलब गमगीन माहौल हो जाता है, सब लोग चुप हो जाते हैं। अब देखो महेश्वर क्या बोलता है कि चुनिया और कोई अपना दुख सुनाती। रघुनाथ बोल पड़ा कि गुरुजी बेचारी बड़ी दुख से जी रही है। अब महेश्वर और कोई पूछता और चुनिया और कुछ बताती, उससे पहले रघुनाथ बोल पड़ा कि क्या बताएं काका, ये बहुत दुख से बेचारी जो है बड़ी दुख से जी रही है। इसके मर्द का एमसीसी होगा, एमसीसी ठग कर समझाकर अपने गुट में जबरदस्ती रख लिया और मेंबर बना दिया। ये बोल रहा है कि इसके पति को किसी तरह से मतलब कि फंसा कर एमसीसी ने अपने गुट में मेंबर बना दिया और ज़बरदस्ती रख लिया। बेचारा डमरू बहुत ज़्यादा होशियार तो नहीं था, पर अपने हिम्मत से अपना परिवार वैसे चला लेता था। ये बोला कि इसका पति जो था ना बहुत ज़्यादा समझदार नहीं था, तो एमसीसी ने इसे बहला फुसला कर किसी तरह से अपने गुट में शामिल कर लिया, मेंबर बना लिया। इसका पति बहुत ज़्यादा होशियार नहीं था, लेकिन फिर भी अपना हिम्मत से परिवार चला रहा था। उसके साथ मिलजुल कर ज़्यादा खाता पीता था। फिर होगा एमसीसी वो लोग के साथ लगकर इसके घर की दुर्दशा हुआ है। रघुनाथ बोलते बोलते रुक गया और बताता है कि चूंकि इसके पति को ले गया, मुठभेड़ में मारा गया बेचारा, और वैसे तो बहुत होशियार नहीं था, लेकिन अपना घर का मतलब कि लालन पोषण करता था अपनी पत्नी और बाल बच्चों का, और एमसीसी लोग के साथ रहने की वजह से इसका पति मारा गया और इसके घर की ये दुर्दशा हो रखी है। रघुनाथ बोलते बोलते ऐसा रुक गया। अब देखो महेश्वर को मौका मिला तो उसने बात बढ़ाया, कितना बाल बच्चे हैं इसके। रघुनाथ के कोई जवाब न देता देख चुनिया बोली, मेरी 2 बेटी और 1 बेटा है। बेटा है बाबा, लड़की बड़ है और बेटा छोट है। महेश्वर को जब मौका मिला तो फिर उसने पूछा कि कितने बाल बच्चे हैं इसके। तो रघुनाथ कुछ बोल पाता, इससे पहले चुनिया ने बोला कि मेरे 3 बाल बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बेटियां बड़ी हैं, बेटा छोटा है। और ये लगभग 3-4 साल का बच्चा है, उसका बेटा जो है 3-4 साल का है। अभी तो यही 4 जीव को पोसने का हमारे ऊपर दबाव हो गया है। अब चूंकि पति नहीं है तो भाई 2 बेटी 1 बेटा और खुद, ये 4 लोग को पोसना पालना किसको पड़ रहा है, उसे ही चुनिया को कर रहा है। तो किसी तरह जो मनुष्य कर पाता है वैसे कभी जंगल से, देखो किसी तरह जो बड़ा मनुष्य नहीं बड़ा होगा, इसका यही दबाव था किसी तरह अपने बाल बच्चों को बड़ा कर पाए। इसके लिए क्या करती, कभी जंगल से वो दातून पत्ता लेके गांव शहर जाती और बाजार में बेच देती। बेचने खोजने के बाद जो उसको 2 पैसा 2 दाना मिलता था उसको लेके आती थी और बच्चों और अपना पेट पोसती थी। ये बोल रही है कि भाई किसी तरह से हम अपने बच्चों को बड़े करने के लिए क्या करते हैं, दातून जंगल से तोड़ते हैं, पत्ता तोड़ते हैं, शहर जाते हैं, बेचते हैं, 2 पैसा कमाते हैं, उसी से अपने बाल बच्चों का पेट पालते हैं। कभी कभी जो बुद्धि ज्ञान माई बाप से के पास
ससुराल में जो देखे हैं किए हैं उससे हम दारू चुआते हैं, महुआ चुआते हैं और दारू बनाते हैं और 2 पैसा उससे कमा लेते हैं, नमक तेल जुटाते हैं। और अब इतना बोलते बोलते चुनिया के आंख के आंसू भी थम गए थे। वो बोलती है कि कभी क्या करती है, जंगल जाती है, दातुन लाती है, पत्ता तोड़ती है, शहर जाती है, बेचती है, उससे कुछ कमाती है, या फिर जो मायके में ससुराल में सीखी है, जो ज्ञान बुद्धि उसको मिला है, उससे महुआ चुआ के दारू बनाती है, उससे 2 पैसा कमाती है, नमक तेल लाती है और अपने बच्चों का पेट पालती है। रघुनाथ तो उठने के लिए बकाया था। अब भाई इतना बात तो महेश्वर काका पूछे जा रहे थे चुनिया से, रघुनाथ बाबू पी लिए थे, तो हो सकता है उनके मन में उमंग थोड़ा बढ़ गया हो, तो वो जाने को छटपटाए थे, वो उठने को अकबका रहे थे। पर महेश्वर के कहने पर कि रुको, सुनने दो बेचारी का दुख सुख, घर अब नहीं जाना है क्या? तो रघुनाथ घूमकर फिर बैठ गया। अब जब बोले कि भाई अभी घर नहीं जाना है, अभी पहले इसका दुख सुख सुनने दो, तो रघुनाथ फिर घूम के बैठ गया खटिया के ऊपर। महेश्वर ने फिर चुनिया से पूछा कि बेटी लोग का स्कूल भेजती हो कि नहीं? फिर चुनिया बोलती है, महेश्वर पूछे कि बेटी लोग को स्कूल भेजती हो कि नहीं? अब चुनिया बोलती है कि स्कूल क्या भेज पाएंगे बाबा, एक तो छोटा बच्चा को घर पर देखती है, खिलाती है, रखती है, और बड़की पठरू या फिर खसी बकरी, पठरू 2 है, उसको चराए बजाए में रह जाती है। वो बोलती है कि स्कूल क्या भेज पाएंगे, मेरा एक छोटा बच्चा 3-4 साल का, उसको जो मेरी उससे बड़ी बेटी है वो उसको संभालती है, देखती है, खिलाती है, जो उससे बड़ी बेटी है वो खसी बकरी जो होता है पठरू, उसको चराती वराती है और इसी में उसका समय निकल जाता है। बाप रहता था तो बेटियां भी स्कूल जाती थी, ये बात तो बोलती है। अब देखो, हम भी बेटियों को पढ़ाते थे, मगर क्या करें, जब मेरा किस्मत ही फूटल है तो किसको दोष देंगे? नैया से भी कोई आशा भरोसा मदद मिलना नहीं है। ये बोलती है कि जब बाप था तो बेटियां स्कूल जाती थी, लेकिन अब तो ऐसा सिचुएशन है, हम यही मान के चलें कि मेरा किस्मत फूटा हुआ है, इसमें हम किसको दोष देंगे? नैयर, ससुराल या मायके कहीं से इसको कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए जो होगा, अगर ऊपर वाला को यही मर्जी है तो हम क्या कर पाएंगे? तो ये ऐसा मानती है कि चलो ये भगवान की मर्जी है। देखो क्या होता है ना, कि जब कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाती है ना, इफ समथिंग हैपेंस बैड एंड दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल ना, देन व्हाट यू डू कि यू लीव एवरीथिंग ऑन गॉड। आप फिर बोल देते हो कि ठीक है भाई, जब कुछ हो ही नहीं रहा तो भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। तो चुनिया का भी कंडीशन ने ऐसा ही है। लेखक ने जो प्रेजेंट किया है ना, जो भाव आपके सामने रखा है, जो मानवीय चित्रण किया है, जो दुख वेदना बताई है चुनिया की, इसके पास ऐसा था कि भाई स्कूल क्या भेजती, इसको तो खाने का लाला पड़ा हुआ। तो ये बोलती है कि भाई जो भी है ना, भगवान के ऊपर अब हम छोड़ते हैं, अगर वो ऐसा उनका यही मर्जी है तो हम क्या कर पाएंगे। अब जो चुनिया जो है निडर होकर बाबा महेश्वर के आगे अपना दुख सुख रखने लगती है। बात करते करते क्या होता है नहीं कहते कि आदमी का कवर टूट गया, कहने का मतलब अब वो खुल गया, ठीक है, तो वो बताने लगती है अब निडर होके, आप तो ठीक ही कहे हैं बाबा, पर सोच के देखे, सोचकर भी हम बच्चे लोग को अभी स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। चुनिया बोली कि आप जो बोल रहे हैं स्कूल भेजने के बाद ठीक बोल रहे हैं, हम सोच के देखे भी, लेकिन सोच कर भी हम अपने बच्चों लोग को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। ये कौन बोली? चुनिया बोली। महेश्वर ने फिर पूछा क्यों? तो बोली बड़ी बेटी अगर खसी पठरू नहीं देखेगी, इसकी जो बड़ी बेटी है जो बकरी खसी सब चराती थी, अगर वो नहीं देखेगी तो बच्ची का कपड़ा लत्ता कहाँ से देंगे? एक्चुअली क्या होता है कि बड़ी बेटी खसी पठरू चरा रही है तो उससे उसको 2 पैसे की आमदनी हो जाती होगी, तो कपड़ा लत्ता लाती होगी। अगर वो नहीं करेगी तो उसको कपड़ा लत्ता नहीं दे पाएगी। और अगर जो दूसरी बेटी है अगर बाबू को नहीं संभालेगी तो ये बाजार नहीं जा पाएगी, कोई काम नहीं कर पाएगी, फिर लोग खिलाएंगे कैसे? तो यही बात बताती है कि सब कोई तो बिजी है, छोटा बच्चा तो छोटा ही है, उससे बड़ी बहन जो है उसको संभालती है, अगर उसको नहीं संभालेगी तो हम बाजार नहीं जा पाएंगे, हम कुछ ला नहीं पाएंगे, ना दादू बेच पाएंगे, ना हम शहर जाके पत्ता बेच पाएंगे, ना हम महुआ चुआ पाएंगे, ना दारू बना पाएंगे, तो भाई इन लोग खिलाएंगे क्या? अब बड़ी बेटी अगर खसी उसी नहीं चराएगी तो भाई कपड़ा लत्ता कहाँ से लाएंगे? तो इसके सामने एक बहुत बड़ा तकलीफ था जो इसने बयां किया। अब लेखक का देखो मनोभाव देखो, जो भी बता रहा है आपको किस तरह से बता रहा है कि एक गरीब औरत जिसका पति मर गया ना, उसके साथ किस किस तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती है उसको। अब ये बोलती है कि जिसके पास धन संपत्ति रहता है, शरीर में शक्ति रहता है, उन्हीं के बाल बच्चे पढ़ने पाते हैं। ये बताती है कि पढ़ाई कौन कर पाता है भाई? जिसके शरीर में जान होता है, जिसके पास धन संपत्ति होता है। इस गांव में भी देखते हैं जिसके पास थोड़ा कुछ है उनके बाल बच्चे पढ़ने लिखने लगे हैं। इटोला के 2-4 घर के ही बच्चे पढ़े लिखे हैं, बाकी सब हमारे जैसे हैं। चुनिया ज्ञानी के जैसा महेश्वर को ज्ञान दे लेती है। देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि आप अगर किसी परिस्थिति में फंसे हो और आसपास की परिस्थिति भी वैसी है ना, तो आप सब्र कर लेते हो। चुनिया ने भी ये बोल के सब्र कर लिया कि ठीक है,
हमने जो जिस टोला में रहते हैं, बेदिया टोला, यहाँ बहुत घर के बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़ लिख वही पा रहे हैं जिनके पास धन संपत्ति है, जिनका शरीर में शक्ति है। कहने का मतलब कि इसका पति वती का साथ है, घर से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है, किसी तरह का ससुराल नैयर कहीं से। ऐसे बाकी यहाँ के बहुत लोग घर में पढ़े लिखे नहीं हैं और ना ही बच्चों को भेज पाते हैं, तो हम भी उन्हीं में से एक हैं। और इस तरह से वो अपना ज्ञान जो है महेश्वर को देने लगती है। कोई ऐसा घर इस आसपास के टोला में नहीं है जहां हम नौकरानी रहकर बच्चा को इस स्कूल में पढ़ाते हैं, और नौकरानी रहने से भी क्या हमारा सब बाल बच्चा को पोस पाल देगा क्या। तो ये बताती है कि ऐसा आसपास कोई घर नहीं है जहां हम नौकरानी दाई रह के भी अपने बच्चों लोग स्कूल में पढ़ा लेंगे, और हम नौकरानी रह भी जाएंगे तो क्या तुम्हारा बाल बच्चा को देखेगा कौन, पोसेगा पालेगा कौन। चुनिया बोलती रही और महेश्वर और रघुनाथ चुप थे, सुनते रहे। फाइनली देखो कंक्लूड कैसे किया है लेखक ने, कैसे बताया है। चुनिया फिर बोलने लगी, अपना लाज शर्म छोड़कर किसी की लौंडी रहने से भी मेरे बाल बच्चों को नहीं संभाल पाएंगे। ये बोल रही कि सपोज जिससे इसका हस्बैंड मर गया, ये विधवा है, तो अगर ये कोई दूसरा अफेयर कर ले या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में उसके घर में रहने लगे, एक तरह से नाजायज संबंध बोलो जायज संबंध बोलो, लौंडी बन के ही रहने लगे, ठीक है, तो अगर ये नाजायज रिश्ता बना के भी कहीं रहने लगती है तो क्या उससे भी इसके बाल बच्चे पल जाएंगे क्या। तो देखो लेखक ने एक औरत के मन में किस किस प्रकार के भाव को आपके सामने उकेरा है कि अच्छे काम से तो पोस पाल कर नहीं पा रही है, बुरे काम करने से भी क्या उसके बच्चे अच्छे से पला जाएंगे। अगर मान लो किसी से अफेयर ही कर ले तो हो सकता उसकी ज़िंदगी, जो दूसरा व्यक्ति होगा वो शायद इसको ठीक से रख ले, लेकिन क्या इसके बाल बच्चों को ये समय दे पाएगी, ये वो जो दूसरा व्यक्ति होगा इसके बाल बच्चों को अच्छे से पोसेगा पालेगा, हेल्प करेगा, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो यही देखो बताना चाह रहा है कि एक औरत के लिए जिसका पति मर गया, इस समाज में जीना बड़ा कष्टकारी है, बड़ा दुखदाई है। अगर उसके और गरीब है तब तो उसके लिए समझो कि इट्स लाइक ए हेल, नरक जैसी संभावनाएं बन जाती है। इसलिए जब तक हम अपने बच्चा को बड़ा नहीं कर लेते तब तक और हमारे सोच का कोई उपाय नहीं है। ये बोलती है फाइनली कि इसलिए ना नौकरानी बनने से ना लौंडी बनने से मेरा किसी तरह से काम निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए जब तक हम अपने बच्चे को बड़े न कर ले, मैच्योर न कर ले, तब तक हमारे पास और कोई सोच नहीं है, कोई उपाय नहीं है। एमसीसी और सरकार के और पुलिस के मारल हम उठ जो नहीं पाते हैं। ये बोल रही कि देखो मेरा पति का जो मरना है एक ऐसा दर्द हो गया मेरे जीवन में, ऐसी तकलीफ बन गई कि हम अब उससे उबर ही नहीं पा रहे, हम उठ ही नहीं पा रहे हैं। हम जिस तकलीफ में अब बस हम हर दिन रात दिन यही सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि मैं कैसे जीऊंगी, हम कैसे जिए, मैं कैसे जीऊंगी, क्योंकि मेरे पास जीने का कोई विकल्प सहारा नहीं है। हम अगर नहीं करेंगे, सब बच्चे और हम मिल के अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये जी नहीं पाएगी, सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी अपना, क्योंकि खाना और कपड़ा से ऊपर ये कुछ सोच ही नहीं पा रहे कि इनको 2 वक्त का रोटी बड़ा मुश्किल से मिल रहा है। अब इतना बोलते हुए चुनिया अचानक चुप हो गई। रघुनाथ और महेश्वर भी उठकर चलने लगे और कहानी यहीं पे एंड होता है कि इतना बोलते बोलते चुनिया अचानक से चुप हो गई, रघुनाथ महेश्वर भी उठ के चलने लगे। तो आई होप आपको लेखक का सारा भाव समझ में आ गया होगा। एक एक चीज़ मतलब डबल रिपीटेशन हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलो इसमें जो कुछ MCQs हैं, ठीक है, उसको लगा लेते हैं। हम कैसे जिए, MCQ बेस्ड ऑन दिस स्टोरी देख लेते हैं। चलो पिछले बार बहुत लोग बोल रहे थे कि सर MCQ भी कराइए, तो देखो MCQ देखो, पहला देखो क्वेश्चन। अभी मैंने बहुत प्यार से कहानी बताया तो आप समझना ध्यान से, ठीक है। हमिन जियब कैसे कहानी कौन समस्या के ऊपर लिखल गेल है, कि ये जो हमिन जियब कैसे, हम कैसे जिएंगे, ये कहानी किस समस्या के ऊपर लिखा गया है। उग्रवाद, आतंकवाद, डकैती, चोरी। चलो बताओ, इतना अच्छा से मैंने पढ़ाया है तो ये भाई उग्रवाद के समस्या पे लिखा गया है। MCC और पुलिस भाई उग्रवादी इनस्टेड के समस्या पे लिखा गया है। चुनिया के मर्द कैसे मराई गेल हल, चुनिया के मर्द कैसे मराई गेल हल, चुनिया के जो मर्द था वो कैसे मराया गया था, तो भाई पुलिस मुठभेड़ में मरा था, ठीक है। इसी तरह के देखो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, और जितना स्टोरी को मैं आप लोग को पार्ट बाय पार्ट एक एक बीट को अलग करके बता रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा है कि शायद क्वेश्चन कहीं से छूटना चाहिए, ठीक है। रघुनाथ महेश्वर के कौन नाता लाग हलई, रघुनाथ और महेश्वर का क्या रिश्ता था, तो भाई कोई आप स्टोरी पढ़ो, उसमें बताया गया गोतिया भतीजा का रिश्ता था। क्या रिश्ता बताया गया है, गोतिया भतीजा का रिश्ता बताया गया है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखो हमिन जियब कैसे कहानी में उग्रवाद के की समाधान बतावल गई है। इस जो स्टोरी है जो आप लोगों ने सुना, इसमें उग्रवाद का क्या सॉल्यूशन बताया है लेखक ने,
बताओ, कहीं मैंने बताया आपको कि उग्रवाद का क्या सॉल्यूशन बताया लेखक ने? ध्यान से सोचना, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि ये जो कहानी आपने सुना इसमें कोई उग्रवाद का सॉल्यूशन बताया है क्या लेखक ने? नहीं बताया है। उसने उससे हो रही समस्याओं को बताया लेकिन सॉल्यूशन नहीं बताया। इसलिए भाई कोई समाधान ना है, नाज नाय होता है, ठीक है, खोटा में नाज नहीं होता है, ठीक है, इयां होता है। चूंकि इयां टाइप करने में दिक्कत हुआ होगा इसलिए ऐसा टाइप कर दिया उसने, मेरे टीममेट्स ने। तो कोई समस्या नहीं बताया, याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रघुनाथ के बहू काका काकी के की पिए के आग्रह विनती कर रही। रघुनाथ की बहू मतलब रघुनाथ की पत्नी ने काका काकी को क्या पीने का ऑफर किया, आग्रह किया, ठीक है, विनती किया। तो भाई सादा माठा। कहानी में एक एक वर्ड सुन, उससे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अगर एक से दो बार, दो से तीन बार, मतलब 2 बार भी आप कहानी सुन लेते हो ना, मैंने जिस स्टाइल में बताया, आपको एक एक वर्ड का आंसर पता रहेगा। ध्यान देना। महेश्वर और पार्वती के घरे घूरे खातिर कईगो दिने के प्रोग्राम हलाई। महेश्वर और उसकी पत्नी पार्वती का कितने दिन का प्रोग्राम था घूमने का? तो भाई 15 दिन का प्रोग्राम था। कितना दिन का प्रोग्राम था? 15 दिन का प्रोग्राम था। अगला क्वेश्चन देखो, EMCC और पुलिस का झगड़ा में हम गरीब सब पिसाइल लागल है, इटा के कहले? बताओ कि MCC और पुलिस के झगड़ा में हम सब गरीब पिसाइल लागल हो, ये बात किसने कही थी? तो भाई ये किसने कहा? तो रघुनाथ ने कहा। रघुनाथ ने बोला था अपने महेश्वर काका को, जब उसने पूछा था कि भाई हमारे आते लोग कैसे भागे, तो वो वही बताते हुए नहीं बोलता है कि भाई MCC के और पुलिस के झगड़ा में हम सब लोग पिसा रहे हैं। अब देखो, महुआ दारू पिए के लेल रघुनाथ काका संगे हेठ टोला पहुंचला। हेठ टोला का नाम हकई। ये पूछ रहा है कि महुआ दारू पीने के लिए रघुनाथ और महेश्वर जिस टोला में गए थे उस टोला का क्या नाम था? मैंने देखो बहुत बार रिपीट किया है कि महुआ दारू पिए के लिए रघुनाथ काका संगे हेठ टोला पहुंचला। हेठ टोला का नाम हकई। कौन सा नाम है? मोरपा, बेदिया, सुमला, कन्होनई। तो भाई बेदिया टोला नाम था। क्या नाम था? बेदिया टोला। देखो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न निकलेंगे, ठीक है। अब देखो, कर्मी माँ जो के माए होगा, कर्मी माए के की नाम है? कर्मी माए के नाम की है? तो भाई कर्मी की माँ का क्या नाम था? तो चुनिया नाम था। प्रमुख पात्र में मैंने बताया आपको, कर्मी की माँ का क्या नाम था? तो चुनिया नाम था। अब कर्मी माए की बेचे हेला। अभी पूछ रहा है कि कर्मी की माँ क्या बेचती थी? कर्मी की माँ क्या बेचती थी? बताओ। दूध, दारू, मौत, हंडिया, कुछ ना है, बताओ। तो भाई हंडिया बेचती थी, ठीक है। अब देखो, हम कोनो बाधा विधि नहीं देबो तो एक खो पी कोनो मना नहीं खून के कहला। कि भाई हम तुम्हारे खाने पीने में कोई बाधा विधि नहीं बनेंगे, ऐसा किसने कहा था? तो भाई महेश्वर ने कहा था रघुनाथ को, उसका लाज शर्म तोड़ने के लिए, ताकि वो दारू पिए अच्छे से, ठीक है। तो ये बात किसने कही थी? महेश्वर ने कही थी। किसको कही थी? तो भाई रघुनाथ को कही थी। तो के कहला रघुनाथ, ठीक है, के कहला रघुनाथ। तो किसको कहा पूछेगा तो किसको डालना है? रघुनाथ को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? महेश्वर। अब आज का लास्ट प्रश्न देखो, चुनिया के घरक मालिक कैसे मोरल हेला। कि चुनिया के जो घर का मालिक था वो कैसे मरा? दारू मौत पी के, पोखरे डूब के, MCC और पुलिस मुठभेड़ में मराई गला, देशे खातिर लड़ाई में अपन जान देला। तो कैसे मरा था? तो भाई MCC और पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था चुनिया का घर का मालिक, जिसका नाम क्या था? डमरू। और इसी डमरू के साथ आज का आपका ये तीसरा स्टोरी है छैयर का, हम कैसे जिएंगे, ये खत्म हो गया। अब उम्मीद है चूंकि आप लोग बहुत खोटा चिल्ला रहे थे, तो ये कहानी के बाद आप लोग भी चैन से जियोगे, ठीक है। और देखो तुम लोग ना बिल्कुल पेशेंस रखो, एग्ज़ाम आने से पहले सब कुछ खत्म होगा। कंटेंट को प्रिपेयर करने में वक्त लगता है, आप हड़बड़ाओ मत, बहुत कुछ बताना है। अभी तो झारखंड का GS मैंने स्टार्ट किया हुआ है, उसमें बहुत सारे लेक्चर आएंगे, और सडनली देखना कि लेक्चर की फ्रीक्वेंसी अचानक से बढ़ जाएगी। देखो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है लेक्चर को बाइलिंगुअल करने में, हिंदी इंग्लिश दोनों में करने में। इसके अलावा मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि वट एवर द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टीच यू, जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में हो और आपको ईजिली समझ में आए। वीडियो भी लंबा काफ़ी हो रहा है। इसी वीडियो को मैं आपको 2 लेक्चर में तोड़ के देता, एक आपको 1-2 दिन पहले देता, एक बाद में देता। फ़ायदा क्या होता? फ़ायदा हमारा होता, आप 2 बार 3 बार हमारे वीडियो को देखते। पर मैंने कंसाइज किया, सबको एक साथ दिया,
मेरा वीडियो 2 दिन में आए एक बार चलेगा, लेकिन ऐसा है कि आपको समझ में आना चाहिए। आप एक बार वीडियो देखो तो आपको लगे कि दैट आई हैव सीन समथिंग, आई हैव स्टडीड समथिंग, आई गॉट समथिंग, मुझे कुछ तो सीखने को नया मिला है। सो आप लोग पेशेंस रखो, सब कुछ खत्म होगा और बहुत जल्दी, मैंने बोला है ना कि आई थिंक बाय द मिड ऑफ नवंबर एवरीथिंग, सारे कोर्सेज ऐप सब कुछ आपके पास आ जाएंगे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छा से बता पाऊँ, अच्छा समझा पाऊँ, ठीक है। सो चलिए हम फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो आई थिंक ज्योग्राफी का है, जो आज ही शाम को आएगा। काफ़ी वक्त लगता है मतलब इन सारे चीज़ों को करने में। छोड़ो वो सब, आप लोग जो भी मैंने बताया आप अच्छे से देखो, कमेंट से मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लो, और टेलीग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि मैं इसके नोट्स वहीं दूंगा। छैयर का पहला कहानी का नोट्स मैंने दिया है, अभी मैं बोने के लोर का नोट्स देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।